नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, बट क्या नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल इस समय। उन्होंने एक वीडियो भेजा, मुझे लगा क्रिकेट की फील्ड का वीडियो क्यों भेजा है, तो बोले अरे आपके पॉडकास्ट में बैठते हैं ना माननीय जी, जो दूर से लिपसिंग से लिप मूवमेंट से पता लगा लेते हैं कि कौन क्या कह रहा है, ये जो क्रिकेटर है वो उन मैडम को क्या बोल रहा है। और तुम्हारा कैसा चल रहा है, कहाँ है तुम्हारी पार्टनर इन क्राइम मौसमी सिंह? चिराग पासवान को बकायदे फोन गया। फोन माँ का जब फोन जाता है तो आदमी दौड़ा कहीं भी रहे वो ठीक हो जाता है। बताया उन्होंने, माता जी और बीवी का डर जो है सब में रहता है। एकदम बहुत भयंकर, रहना भी चाहिए। बीवी का डर अपने आप जोड़ा है। मुकेश सहनी के लिए मेरे को एक नेता ने बताया कि उनको तेजस्वी यादव मछली कहते हैं, जैसे मछली फिसल जाती है ना हाथ से, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे कैमरामैन का फोन आया, हाँ मैम आइए आइए, आपके लिए बहुत स्पेशल सीट हमने रखी है। तो हम लोग की सीट पीछे हो गई थी। उन्होंने कहा कौन सी स्पेशल सीट रखी? तो हम देखे कि हमारा कैमरामैन बैठा है, बीच की सीट खाली है, उसके बगल में केसी वेणुगोपाल सब बैठे हुए हैं। बड़े जर्नलिस्ट से बात हो रही थी तो तेज प्रताप यादव के बारे में कि उन्होंने भी अपनी जन्म कुंडली जो है एआई में डाला और पूछा कि भाई इस बार के 2025 के जो चुनाव है उसमें क्या हो। लिख के आया कि आप सिर्फ और सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी हो सकते हैं। अभी मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो मैंने पहले प्रश्न पूछ लिया, सर अगर आपको आपके मनपसंद सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या करेंगे? अभी हमसे मत पूछिए ये हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, आप जाइए यहाँ से। जैसे ही उनको लगता है कि अब नहीं, दानेश दानेश रिपोर्टर्स ऑफ एयर। पीयूष कितना फोन करेगा आदमी सुबह 10 बजे से लेके, मतलब अब तक तुम 10 फोन कर दियो, बीवी को भी इतना फोन किए अपनी आज। आपको मालूम है आज करवा चौथ है और 200 साल के बाद शुभ योग बना है। तुम्हारे लिए ही बनाए बस, बाकी किसी के लिए नहीं अगर बनाए। ट्रेन मेरी छूट गई ना, अशुभ ना हो जाए। ऐश्वर्या इसने तुम्हें ही नहीं फोन किया, इसने हम सबको फोन कर दिया कि टाइम पे आ जाएगा, मेकअप रूम तक घुस गया ये, बताइए टाइम चाहिए। और इसका हाल ये है ना कि दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। ये अपनी पत्नी परमेश्वरी की याद में अब सफर तय करने वाले, इसलिए आपको फोन कर रहे थे। नहीं, सबको आना चाहिए, समय पर शुरू करना चाहिए, क्योंकि मेरी ट्रेन छूट गई ना अगर तो क्या होगा? वो सब छोड़िए, उनको देखिए वो भी तैयार हो गया, ये सब मेहंदी लगा के आजकल वीडियो कॉल पे भी हो जाता है यार, कौन दुनिया में है तू? वीडियो कॉन्फ्रेंस में तुम आरती करवा लेना अपनी, हम तो मेहंदी ऐसे ही लगाए हुए हैं, इसमें तो क्या बात है, मतलब ऐसी ऐसे ही आगे लगाए। ऐश्वर्या ने तुम्हें पहुंचा देंगे, हम पहुंचा देंगे तुम्हें। ट्रेन तुम्हारी जो है, भले ही हमें ट्रेन रुकवानी पड़े, भले ही ट्रेन रुकवानी पड़े, लेकिन 5 मिनट में अश्विनी वैष्णव के राज में ट्रेन नहीं रुकती है, नहीं, समय पे चलती है। ये शाहरुख खान की तरह दौड़ते हुए जाएगा ट्रेन पकड़ने के लिए। अमरीश पुरी कौन है? अमरीश पुरी रास्ते में होगा। आप लोग आ चुके हैं। हम सब की तो जो बैंटर है वो ऐसे ही चलती रहेगी। पीयूष को तो आप लोग सब जानते ही हैं, जिस तरीके की बातें पीयूष करते हैं। हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स ऑफ एयर। मेरा नाम है ऐश्वर्या पालीवाल। आप लोग हमें बहुत प्यार दे रहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए आज तक रेडियो को। आप हमें सुन भी सकते हैं स्पॉटिफाई पर। इस बार जो हम बात करेंगे वो है, क्योंकि हम सब रिपोर्टर्स हैं, बहुत सारे मंत्रियों के घर के बाहर बहुत घंटे खड़े रहे हैं। मौसमी दिग्गज रिपोर्टर हैं, बड़ी रिपोर्टर हैं। ये कुछ अंदर की खुफिया खबरों के साथ आई हैं, किसने किसको बोला, किसने किसको चाय पिलाई, किसने किसको चाय नहीं पिलाई। जितेंद्र जी बाहर खड़े होके लिप्स रीड बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। अगर सड़क के उस पार भी हैं तो समझ चुके हैं कि नेताओं की बात क्या चल रही है। हमारे इन हाउस आरजी आज टी शर्ट पहन के जो आए हैं, अपना ट्रेडमार्क। इनकी टी शर्ट पर बी लिखा हुआ है, अगर आप टीम बी। अगर आप उठेंगे और पीछे पलटेंगे तो टीम बी लिखा हुआ है। ये हमें कांग्रेस के अंदर की सारी इस समय कहानियां किससे सुनाएंगे? पीयूष मिश्रा, चिराग पासवान के मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो है एकदम इस समय ये बन चुके हैं, हनुमान बन चुके हैं खबरों में हनुमान बन चुके हैं। तो हम आपको इस हफ्ते बताएंगे कि किस तरीके से पार्टियां बिहार चुनाव को देख रही हैं। टग ऑफ वॉर चल रहा है और कहीं पे तो ट्वीट भी किया जा रहा है, तो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। हम वहीं खुशी से रहेंगे, परिजन पर अति ना उठाएंगे। बट इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया जितेंद्र राम मांझी ने। उन्होंने कहा कि दो न्याय अगर तो आधा दो, बट उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम।
हैम उसमें भी खुश रहेगा। अपनी पार्टी का नाम उन्होंने जोड़ दिया और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने कोशिश करी कि वो ये बात बोल सकें कि भाई जितना हमें चाहिए उतना आप दीजिए, नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि हम दाएं या बाएं चले जाएं। तो बहुत 15 सारी ग्राम, पार्टियां 15 ग्राम मांग रहे हो। 15 ग्राम मांग रहे हैं, 5 नहीं तो 15। तो ये सारी टग ऑफ वॉर जो है वो इस समय चल रहा है। शुरुआत सबसे पहले करना चाहूंगी पीयूष तुमसे। चिराग पासवान जो हैं इस तरफ रहेंगे, उस तरफ रहेंगे, मंत्रालय चले गए, बात नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो बातचीत हो रही है वो धर्मेंद्र प्रधान हो, नित्यानंद राय हो, वो सब चिराग पासवान से कर रहे हैं। क्या चल रहा है चिराग पासवान के दिमाग में? देखिए ऐश्वर्या, ये बात क्लियर है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि चिराग पासवान एनडीए तो किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और वो हनुमान वाली भूमिका में आज भी हैं। हाँ, ज़रूर उनकी ये पूरी कोशिश है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स करें। क्यों? क्योंकि बिहार विधानसभा उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति में है। हम बैठे हुए थे, एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं चिराग पासवान की पार्टी के, उनके साथ बैठे हुए थे। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो लकी नंबर है ना वो 9 है, 9 नंबर। और उन्होंने कहा कि 9 तो सर 9 तो 9 18 9 दूनी 27, 27 लेंगे, 36 लेंगे, क्या लेंगे बताइए? तो कहते हैं कि आप तो बहुत कम सोचते हैं, हम 45 लेंगे, 45, हम 54 भी ले सकते हैं। और एक चीज और, 243 को ऐड किया जाए ना तो 4 2 6 और 3 9 तो 243 भी हम ले सकते हैं। ये चीज उनका साफ साफ था। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी सभी सीटों पर है। और आपको क्यों लगता है, आपको किसने कह दिया कि बीजेपी 100 की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ये कह रही है एलजेपी। एलजेपी कहां से, किस नेता ने कहा कि बीजेपी 100 की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? किसने कहा कि जेडीयू 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हम क्यों नहीं लड़ सकते? उनका दरअसल फॉर्मूला क्या है? 5 लोकसभा सीटें, हर लोकसभा से 6, यानी कि उनका मानना है कि 30 से ज़्यादा ऊपर तो हमें सीट मिलनी ही चाहिए किसी भी हालत में। और इसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स चिराग की तरफ से की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट लोकसभा में बहुत अच्छा था और हम जहां चुनाव लड़ेंगे वहां ना सिर्फ हम जीतेंगे बल्कि हमारे साथ साथ जो हमारे घटक दल के जो और आसपास की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे वो भी जीतेंगे। अब इनको बनाने के लिए बीजेपी, देखिए उपेंद्र कुशवाहा से मिली, बहुत आराम से बातचीत हो गई। जीतन राम मांझी से मिली, वो भी बातचीत अच्छी हुई, लेकिन जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि 15 सीटें हमको चाहिए क्योंकि हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं है। 8 सीटें हम जीत पाएंगे तो रिकॉग्नाइज होगी, चीजें आगे बेहतर होगी। लेकिन उनसे वो झगड़ा नहीं, क्योंकि जीतन राम मांझी एक बात और बोल चुके हैं कि अगर नहीं देंगे आप हमको सीटें हमारी पसंद की तो कोई बात नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन एनडीए का समर्थन करेंगे और एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने जाएंगे। अरे तो यहाँ पर ये जो, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, जो पीयूष डायलॉग बोल रहे हैं, यही डायलॉग जो है इस तरफ भी विपक्ष के एक नेता बोल रहे हैं कि नहीं देंगे तो चलेगा। हम जो है ये कह रहे हैं कि यहाँ एनडीए के साथ रहेंगे, और यहाँ जो वीआईपी है वो ये कह रहे हैं कि आप एक सीट भी हमको नहीं देंगे, हम तो सन ऑफ मल्ला हैं, हम नीतीश का सिंबल नहीं उठाएंगे, आप एक सीट भी हमको नहीं देंगे तो भी हम आपके साथ रहेंगे। क्योंकि लगातार कहा जा रहा है और कह रहे हैं कि हम एनडीए के टच में है, हम बीजेपी के टच में है, ये बात तो सही है, पर हम पलटी नहीं मारेंगे और एक भी सीट आप नहीं देंगे। तो सेम डायलॉग दोनों तरफ रिपीट हो रहा है। अब वो हो रहा है क्योंकि अब माथापच्ची चल रही है पूरी सीट शेयरिंग को लेके। हर कोई चाहता है कि उनको ज्यादा शेयर मिले, क्योंकि उनको लगता है कि बिहार जो है ना, आपको बताएं बिहार का जो चुनाव है उसका असर हर बार केंद्र की राजनीति में पड़ता है। और जिस तरह की स्थिति इस वक्त एनडीए गवर्नमेंट की है उसमें 2 बड़े जो समर्थन, जो पिलर के तौर पे खड़े हैं बीजेपी के साथ, वो हैं चिराग पासवान और नीतीश कुमार। बिहार से आते हैं वो। तो इसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स जो है लगातार चल रही है। और मैं बस एक चीज़ और बोल दूं इसके अंदर कि मनाने की कोशिश चिराग पासवान को बहुत की जा रही है। तुम तो बाहर खड़े थे, क्या तुमने क्या नोटिस किया, क्या देखा? ऐसा कोई एक ऐसी रोमांचक बात बताओ कि देखिए हुआ क्या। हाँ हुआ, तुम सुबह पहुंच गए। सुबह पहुंच गए हम 10:30 बजे के आसपास। ये गमला पोस्टिंग में गए थे। गमला पोस्टिंग थे और हम गमला बन के वहाँ बैठे हुए थे। हम बता दें एक बार फिर से थोड़ा रिकैप कि गमला पोस्टिंग बेसिकली होती क्या है। जब बड़े बड़े नेताओं के घर मीटिंग होती है तो आप लोगों ने विजुअल्स में देखा होगा कि एक कतार से कैमरा लगे होते हैं, रिपोर्टर्स या तो कैमरा के सामने खड़े होते हैं या अगर नीचे बैठने की जगह तो हम वहाँ बैठ जाते हैं, कुछ लोग अपनी कुर्सियाँ भी लेके आते हैं। इसे कहते हैं गमला पोस्टिंग। यानी कि जैसे आपके घर के बाहर गमले रखे जाते हैं, आपको बैल्कनीज में गमले दिखते हैं, वैसे रिपोर्टर जो हैं वो गमले बन जाते हैं जब तक कि वो जो मीटिंग है वो ख़त्म ना हो। कई बार ये मीटिंग घंटों भी चलती है, देर रात भी चलती है।
खाना हमें मिलता है या नहीं, ये किस्सा हम सुनेंगे जितेंद्र बहादुर जी से। तुम पहुंच गए, वो बताएंगे कि रिपोर्टर्स को खाना मिलता है या नहीं। और गमले तो हम बन जाते हैं और हमारे जो ट्राइपॉड से वो पेड़ बन जाते हैं। तो गमले और पेड़ की अब कहानी वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा नहीं पीयूष। हाँ, थोड़ा तुम ट्रैक्टर के ऊपर नहीं बैठे हुए थे पहुंच तो गए तो, सुबह तो, साढ़े तो हुआ दस। क्या, सुबह 10:30 बजे हम लोग पहुंच गए और वहां पर आना था नित्यानंद राय को, और इसकी जानकारी चिराग पासवान को, उनके परिवार को थी कि नित्यानंद राय आने वाले हैं। और वो क्यों आ रहे थे, उनको चिराग पासवान को मनाना है। चिराग पासवान ही नहीं मान रहे, बस बाकी 3 लोगों से बातचीत ऑलमोस्ट हो गई और मानने की स्थिति में भी है तीनों के तीनों। लेकिन चिराग पासवान के वो नित्यानंद राय के आने से पहले वो पहुंचे 11:10 पर, और चिराग पासवान 11 बजे अपना घर छोड़कर निकल गए मंत्रालय, जानने के बावजूद। क्योंकि एक दिन पहले हमको खबर आ गई थी कि नित्यानंद राय जाएंगे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, और चिराग पासवान को पता था, उनके परिवार को पता था, और वो निकल गए। जैसे ही नित्यानंद राय पहुंचे तो उनको पता चला कि चिराग पासवान नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यार अब कैमरेज लगे हुए हैं यहाँ पर, वापस जाना जो है वो गलत मैसेज देगा। तो घर के अंदर गए और उनकी माता जी थी, और उनसे मिलके 1-1.5 घंटे के बाद वो वापस आए। दोबारा 2 बजे के आसपास लंच के टाइम पर आप ये सोचिए कि फिर दोबारा नित्यानंद राय थे, और वो दोबारा वहां पहुंचते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता इस वक्त चिराग पासवान उनके साथ होते हैं और दोनों की मुलाकात होती है। अब क्या हुआ इसके अंदर, एक ही गाड़ी में आते हैं? नहीं, अलग अलग गाड़ी में आते हैं। अच्छा। हुआ क्या कि इसमें एक बड़ा रोल चिराग पासवान जी की माता जी का है। अब इसकी एक कहानी है, मैं आप बस बता दूं आपको। नित्यानंद राय बहुत लंबे समय से अपनी राजनीति हाजीपुर से करते रहे हैं, और हाजीपुर से सांसद रहे रामविलास पासवान, और दोनों के घनिष्ठ संबंध हैं। जब चिराग पासवान ने कह दिया कि मुझे इतनी सीट नहीं, इतनी सीट चाहिए, और वो बुरा मान के नाराज होकर बैठ गए, तो पार्टी ने, बीजेपी ने नित्यानंद राय को लगाया। नित्यानंद राय वो वही शख्स हैं जिनके घर पर चिराग पासवान ने लगभग 1.5 साल तक अपने घर का फर्नीचर रखा था, जब चिराग पासवान को 12 जनपथ रोड से बाहर कर दिया था। जब पशुपति जी ने पार्टी हथिया ली थी, हड़प ली थी चिराग पासवान से, आपको वो विजुअल्स आज भी याद होंगे कि चिराग पासवान घर के बाहर खड़े, गाड़ी में बैठे हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन गेट नहीं खुलता है, बातचीत नहीं होती है। तो उसके बाद उनको पार्टी सिंबल भी ले लिया, पार्टी भी ले ली, सब कुछ ले लिया, फिर उनको घर भी छीन लिया उनसे, क्योंकि रामविलास पासवान का घर था वो। तो उसके बाद जो उसका फर्नीचर था घर का, वो सारा नित्यानंद राय के घर पर रहा लंबे समय तक। फिर आगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ी, चुनाव लड़े, घर बना, घर मिला दिल्ली में, तब जाके वो वहाँ पर रहा। तो चिराग पासवान का परिवार और नित्यानंद राय का परिवार, और उनके दोनों के जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो बहुत घनिष्ठ हैं, और इसीलिए पार्टी ने, बीजेपी ने नित्यानंद राय को वहाँ पर लगाया, और वो उनसे मिलने गए। 3 राउंड की बैठक हुई, उसके बाद अभी बैठक चली रही है, अभी चल ही रही है बातचीत। लेकिन इन्होंने जो देखा मौसमी, ये तो देखने वाली चीज बता रहे हैं, हम दिव्य दृष्टि वाली चीज बताइए। दूर से मैंने क्या देखा, नोटिस किया। इसमें मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। मुझे एक मैसेज आया, मतलब किसी नेता का ही, और उन्होंने एक वीडियो भेजा। मुझे लगा क्रिकेट की फील्ड का वीडियो क्यों भेजा है, तो बोले अरे आपके पॉडकास्ट में बैठते हैं ना माननीय जी, जो दूर से लिपसिंग से, लिप मूवमेंट से पता लगाते लेते कि कौन क्या कह रहा है। उनसे पूछिए ना कि ये जो क्रिकेटर है वो उन मैडम को क्या बोल रहा है। नहीं, जब भी कोई बड़ी खबर होती है तो जहां आज तक के मतलब रिपोर्टर्स पाए जाते हैं, वहां दूर से मैं भी नजर रखता हूँ हर एक जगह, माइक्रोस्कोप से। पीयूष तुम इनको स्पॉट कर पाए थे? पीयूष देख नहीं पाएंगे क्योंकि मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा था दूर। ये पीयूष जब वहां खड़े हुए थे तो वहां उसके पीछे भी घटनाएं बहुत सारी हुई। उसको अगर रीड करोगे अच्छे से तो हर एक चीज समझ में आपको आएगा। सुबह इन्होंने बताया, उसको मैं डिकोड करता हूँ। नित्यानंद राय जब जाते हैं घर, उससे पहले, कुछ देर पहले ही वो निकल जाते हैं। चेहरा आप पढ़िए नीतीश कुमार, वो चिराग पासवान का, उनके चेहरे में नज़र आ रहा था कि वो थोड़ा सा नाराज़ हैं। उन्होंने किसी से ज़्यादा वैसी बातचीत नहीं किया। मीडिया ने कोशिश ज़रूर की, लेकिन दरवाज़ा उन्होंने खोला, फिर बैठ करके चले गए वहाँ से। कुछ देर बाद नित्यानंद राय आते हैं, उनको पता चलता कि वो नहीं है, वहाँ पर मौजूद नहीं है। माता जी से बात करते हैं, नित्यानंद राय 1-1.5 घंटे बाद चले जाते हैं, जैसा कि आपने बताया। लेकिन उसके पीछे क्या हुआ, एक सोर्स है हमारा अंदर भी,
घर के उन्होंने बताया घर के अंदर घर के अंदर उन्होंने का बताया कि चिराग पासवान को बाकायदे फोन गया। फोन माँ का जब फोन जाता है तो आदमी कहीं भी रहे वो ठीक हो जाता है। बताया उन्होंने माता कि जी और ये बीवी का डर जो है सब में रहता है। एकदम बहुत भयंकर, रहना भी चाहिए। बीवी का तो स्नैप जोड़ा है। एक मिनट, उसमें करेक्शन है, माता जी का तो मान रहता है और सम्मान बीवी के। का डर तुमको सताता है। तो वो सब फोन जाता है। फोन जाने के बाद चिराग पासवान जब दोपहर की आप जो बात बता रहे हो वहां पर आते हैं, उनके चेहरे पर और उनके हाव भाव में जमीन आसमान का अंतर, तब्दीलियां भी नजर आती हैं। अंदर एंट्री कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि भाई सबको चाय नाश्ता कराइए। उससे पहले मिला था चाय नाश्ता। ये ऑडियो है बाकायदे। उससे पहले कुछ नहीं, सुबह किसी को पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं। रिपोर्टर दूर दूर खड़े हुए हैं, सब परेशान है। दोपहर में आते हुए उन बोला कि भाई चाय नाश्ता, कलरफुल चीजें आई वहां से। ये देखने वाली बात है कि पॉलिटिक्स में जैसे अलग अलग कलर होते हैं ना, वैसे ही कलरफुल कोल्ड ड्रिंक्स पहुंची वहां सब लोगों के पास, रिपोर्टर्स को मिली, सारे लोगों को बोला गया कि भाई चाय नाश्ता और ये सब कराइए। ये बताता है किस तरीके से कि उनके हाव भाव में कैसे तब्दीली आई। उसके बाद जो मुलाकात होती है नित्यानंद राय से, वो लंबी बैठक चलती है और बैठक चलने के बाद फिर शाम को ये कोशिश की जाती है कि बड़े नेता और प्रभारी उनसे मुलाकात कराई जाए, लेकिन चिराग पासवान वहाँ भी अलग तरीके का गेम खेलते हैं। फिर जो प्रभारी हैं वो खुद चले आते हैं और वहाँ भी तब्दीली देखने को मिलती है कि किस तरीके से शाम टाइम तक ऐसा माहौल बन गया था कि जो सुबह चिराग पासवान बोल रहे थे कि मैं मंत्री हूँ, मंत्री का भी काम मुझे करना है, दोपहर आते आते उन्होंने बोला नित्यानंद राय और चिराग पासवान ने कि हम लोग जो है हमारा चेहरा देख करके आप लगा सकते हैं अनुमान कि मैं कैसे हूँ। और शाम तक आते आते ऐसा महसूस होने लगा कि अब लड्डू बंटने वाले, यानी लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और ये तमाम चीज़ें हमने दूर से ही रीड किया, दिव्य दृष्टि से सब मैंने देखा है उसमें कि किस तरीके से। हाँ, जितेंद्र जी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन एक चीज और, चिराग पासवान की जो लैंग्वेज है उसमें जो शब्द हैं, उन शब्दों पर अगर आप नजर डालें तो वो ये कह रहे हैं जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। कब तक मंत्री हैं ये नहीं मालूम। नहीं, उनका ये कहने का मायने तो नहीं थे पीयूष कि जब तक मैं फलाना मंत्री हूँ, मतलब ये मंत्रिमंडल बदलने वाली बात भी तो है कि मैंने सुना है कि वो चाहते हैं कि दूसरा मंत्रालय उनको मिले, जो मंत्रालय अभी उनके पास है उससे ज़्यादा वो खुश नहीं है। मैंने एक नेता से बात की तो बता रहे थे कि मतलब ज़्यादा उनको काम उनके मंत्रालय में, उनके फादर का ही मंत्रालय उनको मिला है और ज़्यादा उसमें कुछ काम नहीं है, तो वो चाहते हैं कि उनका दिल्ली में जो रुतबा है वो भी बरकरार रहे। एक तरफ वो कहते हैं कि मैं बिहार की सियासत करना चाहते हैं, पर अगर आप डिकोड करें चिराग की अभी तक की सियासत को तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि दिल्ली में जो उनका एक तरीके से इन्फ्लुएंस है उनकी मिनिस्ट्री पे वो हो और अच्छा पोर्टफोलियो उनको मिले, तो उसकी भी कहीं ना कहीं ये दरकार नजर आती है। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। चिराग पासवान जब सांसद चुन के आए तो उनको घर मिला नॉर्थ एवेन्यू रोड पर। अच्छा, ड्यूप्लेक्स है, अच्छा घर है। लेकिन जब वो मंत्री बने और जब मंत्री बन जाते हैं तो आपको एक आलीशान बड़ा बंगला मिलता है, बड़ी कोठी मिलती है। चिराग पासवान को इस कोठी मिली, उनको जो कोठी मिली है इस बात को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन चिराग पासवान ने सुनहरी बाग रोड पर जो उनको बड़ा बंगला मिला है वहां पर वो शिफ्ट नहीं हुए। क्या कारण है? वजह उनका वजह ये है कि वो पार्टी को, बीजेपी को ये साफ संदेश देना चाहते हैं कि आप मेरे पर मंत्रालय छीनने का या बड़ा घर देने का प्रेशर नहीं बनाएंगे। मैं हूं, मेरे को जितनी सीटें चाहिए मैं उतने पे चुनाव लड़ूंगा। और प्रेशर टैक्टिक में ये सब चीजें काम आती हैं। आप अगर कह रहे हैं कि आप मेरे को इतनी सीटें नहीं देंगे और आप मेरे को गठबंधन से बाहर करना चाहते हैं, आप कर दीजिए। कैबिनेट मेरे से आप मंत्रालय छीनना चाहते हैं, आप छीन लीजिए। घर छीनना चाहते हैं, मैं घर में जाऊंगा ही नहीं। छीनेंगे क्या? क्या छीनेंगे क्या? वो उस घर में शिफ्ट ही नहीं हुए। अरे और भाई, सोचिए कि वो सोचिए कि उस घर को मिले हुए उनको 1 साल से ज्यादा हो गया। एक कार्यक्रम किया था उन्होंने उस घर के अंदर, उस कार्यक्रम में हम शामिल हुए थे, तब हमें पता चला था कि घर उनके नाम अलॉट हो चुका है, लेकिन उस घर में वो अभी तक शिफ्ट नहीं हुए। और माता जी के साथ वो आज भी उसी नॉर्थ एवेन्यू रोड पर जो घर है, छोटा घर है, वहीं पर। यहाँ तो हमने सुना कि चिराग पासवान तो पोस्चरिंग कर रहे हैं। किसको सीएम फेस बनाएगी कांग्रेस पार्टी, आरजेडी? इतना घूम लिए बाइक के ऊपर,
ड्राइवर भी बन गए, साथ में घूम लिए, खा पी भी लिए, पूरा बिहार का भ्रमण हो गया। राहुल गांधी एकदम ब्रदर इन आर्म्स। बाइक भी चोरी हो गई वहाँ पे। हाँ, हाँ, बाइक ये भी चर्चा देखिए, ये बात हो रही है ना कि घरों की बात हो रही है, तेरा घर ये मेरा घर, तो सब अपने घर को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं ऐश्वर्या। और मतलब मेरी जो जानकारी आ रही है, हमने 2-3 नेताओं से बात की है, अभी ये खबर बाहर नहीं आई है क्योंकि सबको एनडीए के सरफुटअव्वल पर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि ज़्यादा सरफुटअव्वल चल रहा है। जहाँ सत्ता होती है वहाँ सरफुटअव्वल भी ज़्यादा होता है, मंत्रालय है और पावर है। इस तरफ भी सरफुटअव्वल चल रहा है। और जो मामला है वो तू मैं पर आ गया था, तू तड़ाक पे आ गया था। आप कह रही हैं कि नेताओं में जब बातचीत हो रही थी तो डिग्रेड हो गई थी लैंग्वेज। डिग्रेड लैंग्वेज नहीं हुई थी, पर बहसा बहसी हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संशय था कांग्रेस को कि आरजेडी जो छोटे प्लेयर्स हैं, वीआईपी और बाकियों को, उनका, जैसे कि जितिन राम मांझी भी हैं, तो मांझी साहब के वहाँ मेरी एक बात हो रही थी, तो कल बोले वो इतने संतुष्ट थे, मतलब जिन नेता से मेरी बात हुई, कि ये चिराग का मामला सुलझ जाएगा। तो मांझी साहब भी 15 इसीलिए मांग रहे हैं कि बीजेपी या कांग्रेस हो या आरजेडी हो, वो कहेगी कि भाई ये ज़्यादा मांग रहा है तो तू भी ज़्यादा मांगने लग। दोनों लोग बार्गेनिंग करेंगे तो हम कहेंगे भाई इतना वो तो मांग रहा है तो मैं कहाँ से दे दूँ। तो ये एक पॉलिटिक्स होती है। तो उसी तरीके से वीआईपी जो है मुकेश साहनी साहब, वो 60 से शुरू किए। शुक्र है उन्होंने 100 से नहीं शुरू किया, वो 60 से शुरू करे। तो हम भी चौंक गए कि हैं, जब पहली राउंड मीटिंग हुई तो मुझे नेता ही बोले कि वो 60 सीट मांग रहे हैं। तो 60 सीट, और मल्ला जो है लगभग 9-10% है। तो और सन ऑफ मल्ला वो अपने आप को कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं अगर आ जाऊंगा आपके, मतलब मैं ऐड होऊंगा, तो ये जो वोट प्रतिशत है वही आपका विनिंग फैक्टर है, उसी से आपकी सत्ता बन रही है। अगर सन ऑफ मल्ला वीआईपी आ रहा है तो कांग्रेस नेता को वो बोले कि आप लोग तो कुछ है ही नहीं ग्राउंड पे, आप क्यों, वो बोले मीटिंग में बोले तेजस्वी यादव के वहाँ प्रॉन करी और डिनर विनर पूरा हुआ, रात के 3 बजे तक मीटिंग चली। नेता लोग 4-5 बजे घर पहुंचे, और उसमें मुकेश साहनी बाहर बोल रहे हैं कि कोई मीटिंग नहीं, और अंदर जाके मीटिंग में बाकायदा वो बार्गेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस को इतनी सीटें क्यों मिलनी चाहिए, हमको 60 नहीं मिलेंगी तो 40 मिले और कांग्रेस और कम ले। कितना कांग्रेस 60 मांग रही है। हाँ। कांग्रेस 60-65 से नीचे सेटल नहीं होगी, ये मुझे पता चला है। तो हम ये आपको बता रहे थे कि जो मेरी जानकारी है, लगभग 12 तारीख के आसपास ये ऐलान हो जाएगा पूरा सीट शेयरिंग फॉर्मूला का। 3-4 इनके राउंड ऑफ टॉक्स हो गई हैं, लगभग सहमति बन गई है। और राहुल गांधी जो हैं वो जानबूझ के इस सरफुटअव्वल में नहीं हिस्सा लेना चाहते थे कि बार बार उनके पास ये बात आए या तेजस्वी उनको फ़ोन घुमाए, या ये हो कि राहुल गांधी अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं अलायंस पार्टनर्स को। उन्होंने ये काम अपने लेफ्टिनेंट्स पे छोड़ दिया, और वो लेफ्टिनेंट्स जो हैं लगातार, जो बिहार की टीम है, वो टॉकिंग करी। आप देखिए, इससे पहले आरजेडी सीधे मुंह बात नहीं करती थी, प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रभारी कांग्रेस के लालू ही ने बोला था ना, भक्तचरण दास बोल दिया था उन्होंने, भक्तचरण दास को। और कहा जाता था कि सब जो प्रभारी है वो जाके ढोक देते थे पहले आरजेडी में, वहाँ लंच करते थे, तेजस्वी बुलाते थे तो लंच करते थे। पर ये बदला है कांग्रेस का जो मिजाज है, बॉडी लैंग्वेज है। और कांग्रेस का जो नेता है वो कह रहा था, मुझे अभी बात ही हुई कि हम एक जिम्मेदार अलायंस पार्टनर की तरह ये कम्युनिकेट कर रहे हैं आरजेडी को कि आप हमको इज्जत दीजिए। अब वो पुराना दौर नहीं रहा, 15 और 10 की बात मत कीजिए। हम लोग ने 6 महीने ईमानदारी से कोशिश की है, और आपके पास ऑप्शन नहीं है और हमारे पास ऑप्शन नहीं। ये मीटिंग के अंदर ये बोला गया है कि कांग्रेस और आरजेडी ये मानते हैं कि साथ में ही रह सकते हैं, अलग अलग नहीं लड़ सकते। हाँ, और तेजस्वी ने इसको अग्री किया। तेजस्वी कहलगांव चले गए थे दरअसल, और वो कहलगांव की सीट जो है वो कांग्रेस की 9 टाइम सिटिंग एमएलए की सीट है, सदानंद सिंह की, जिनका नाम सोनिया गांधी भी जानती हैं। सीईसी की जब बैठक पहले चरण की हुई तो वो सीट डिस्कशन में थी कहलगांव की, और उसी दिन तेजस्वी यादव कहलगांव में रैली कर रहे थे। और झारखंड के एक मंत्री हैं, उनके मनोज यादव को मंच पे लिया है, वो आरजेडी के ही मंत्री हैं झारखंड में, उनको मंच पे लिया है। ऐलान करते करते वो रुक गए,
और उसी दिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी सीईसी की बैठक ले रहे हैं, और वही एक सीट है जो 9 बारी का विधायक है। तो क्या संदेश बेसिकली जो है ना, ये बिल्कुल टकराव की स्थिति आ रही थी। उसमें फिर तेजस्वी ने क्लैरिफाई किया, नहीं हम तो गठबंधन के लिए वो रैली कर रहे थे और ऐसी कोई बात नहीं है, मामला सुलझने पे आ रहा है। 12 तारीख को जब ये ऐलान होगा तो उसमें एक और बम हम आपको फोड़ दें। ये जो बार बार पूछा जा रहा है चेहरा कौन, पहचान कौन, तो तेजस्वी यादव के नाम पर भी ये ऐलान होने वाला है कांग्रेस के साथ, और वो शायद दिल्ली में ही होगा बड़ा ऐलान। राहुल गांधी भी रिटर्न हो जाएंगे विदेश से, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रहेंगे। और अब वो रहेंगे नहीं रहेंगे, पर वो क्योंकि उनके ऊपर का है, राहुल भी जानता है। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, हाइड्रोजन बॉम्ब इज कमिंग। मौसी बस ये हाँ, ये थोड़ा clarity बताइए, से। आपने जो ये बोला ना कि राहुल गांधी थोड़ा पीछे हो गए, लेकिन बिहार में घूमे तो साथ में राहुल गांधी, है ना भाई? आपने चाय पी, आप बाइक पे थे, आप गाड़ियों में साथ में थे, तो थोड़ा सा ये पीछे लेने की कहानी क्या है? मतलब क्यों राहुल गांधी एक्टिवली नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं? होना चाहिए वैसे तो। उनके एक तो वो एलओपी हैं, पार्टी के टॉप ब्रास है, नेशनल लेवल की पार्टी है, और एक तरीके से सेंटर में आप बिग ब्रदर की भूमिका में। लिखा था ना राहुल गांधी ने 3 भाई, वो 2 भाई उन्होंने लिखा, तो अखिलेश ने 3 भाई लिखा जब साथ में आए थे। तो वो तेजस्वी को वैसे ही डील करते हैं। अक्सर बोलते हैं कि वेट कम करो भाई, मैं तुमसे 15 साल बड़ा हूँ, तुम कितना वेट, मतलब वेट के लिए टोकते हैं, जैसे वो मानिकम को टोकते हैं वैसे वो तेजस्वी को अपने भाई के तौर पे टोकते हैं। ये बताइए जरा मानिकम वाला किस्सा क्या तो क्या है? मानिकम वाला मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि उनका पेट, बोलते हैं व्हाट इज दिस, चूके? रिड्यूस योर वेट, व्हाट इज दिस, ऐसे ऐसे पैट करके बोलते हैं। तो तेजस्वी को भी वो ये बोलते हैं, व्हाट इज दिस ब्रदर, थोड़ा वेट कम करना है, मैं तुमसे 15 साल बड़ा हूँ, 15-16 साल बड़ा हूँ, राहुल कुछ वेट कम करो। मैं ये कह रहा था, जो मौसमी जो कह रही थी बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस ने ये मैसेज दे दिया है कि अब हम डोरमैट नहीं बनेंगे बिहार के अंदर, हम हुक्का नहीं भरेंगे, हुक्का नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे। और मैं आपको बता सकता हूँ, इसीलिए कृष्णा लवरू को भेजा गया था, जो कि राहुल गांधी की टीम का आप कह सकते हैं कि एक हिस्सा है। क्योंकि जैसा ये कह रही थी कि जो जाता है पहले वहां ढोक लगा कर आएगा, वहां पर एक सबमिसिव जो पोजीशन थी कांग्रेस की, वो उन्होंने अब ये कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं है। एक और बात मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी ने एक मीटिंग ली थी इंदिरा भवन में बिहार के नेताओं की। वहां पर कुछ नेताओं ने कहा कि हमको अकेले जाना चाहिए, अकेले सोचना चाहिए। तो तब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि उसका अब समय नहीं है, ये आप नहीं, अब समय नहीं है। आप ये बात 3 साल पहले कहते, 4 साल पहले कहते, तो उसका कुछ मतलब होता, हम काम करते ग्राउंड पर। अब 6 महीने 8 महीने पहले आप ये कह रहे हैं कि अकेले लड़िए, ये पॉसिबल अब नहीं है। अब गठबंधन होगा ही होगा, और अब चुनाव में साथ जाएंगे ही जाएंगे। मुकेश सहनी की बात कर रहे थे। मुकेश सहनी के लिए मेरे को एक नेता ने बताया कि उनको तेजस्वी यादव मछली कहते हैं। तेजस्वी यादव उनको मछली कहते हैं? सन ऑफ मल्ला इसलिए नहीं ऐसे नहीं, वो अच्छा, बोलते हैं बताइए। इसलिए जैसे मछली फिसल जाती है ना हाथ से, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो बोला उन्होंने, किसी ने उन्होंने शायद राहुल गांधी को या किसी बड़े नेता को कहा कि ये मुकेश सहनी जी मछली हैं, इनको पकड़ के रखना पड़ता है, ये फिसल जाते हैं हाथ से। तो पिछली बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में थे, और उसके बाद उठ के वो चले गए बीजेपी में। तो उनको लेके एक संशय है कि वो इतना रेस्टलेस हो रहे हैं, 60 सीटें मांग रहे हैं। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं कल एक नेता से बात कर रहा था, उसने कहा आप कितने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? एक आप बनाएंगे मुकेश सहनी को, एक आप बनाएंगे दलित को, फिर क्या मुस्लिम को नहीं बनाएंगे? बनाना पड़ेगा आपको। ये क्यों अभी से ही भानुमति का पिटारा खोलना है? आप सोचिए ना, आप अगर आप बनाए, फिर आप यादव चलिए सीएम हो गया, सीपीआई मालिक आएगा, आप हमारा बनाइए, इतना कुछ रायता फैल जाएगा। अगर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम जैसे ही आप डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद आपको बहुत कुछ उसमें चीजें ऐड होने लगेंगी। तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल है ये डिप्टी सीएम का जो ये है कि हाँ भी बनाना है, नहीं बनाना है। लेकिन ये बात सही है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो हम सब जान जाएंगे, और तेजस्वी यादव को ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाएगा। उसमें बहुत बड़ा रोल है असदुद्दीन ओवैसी साहब का। आप पूछे क्यों बताइए बताइए क्यों? ओवैसी साहब का एक बड़ा रोल है उनको सीएम डिक्लेयर करवाने के लिए, क्योंकि ये मैसेजिंग जाना बहुत जरूरी है माइनॉरिटीज में कि अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। उन अपने वोटर्स को एक मैसेज देने के लिए
कि इसमें कोई संशय नहीं है, आप चिंता मत करिए, आरजेडी सबसे बड़ा विधायक दल है, उसी का जो नेता है, विधायक दल का नेता, वही सीएम बनेगा और वो तेजस्वी यादव। तो कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई संशय ना रहे, इसको लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, तमाम लोग बैठेंगे, ऑब्जर्वर्स, तमाम जो लेफ्टिनेंट्स गए हुए हैं उनके साथ में, आप ये मान के चले एक बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा और उसमें डिक्लेयर किया जाएगा। मुकेश सहनी अगर मछली है तो ये ना भूले इंडिया गठबंधन वाले कि बीजेपी वाले मछुआरे हैं जिनकी नजर मछली और मछली की आंख दोनों पर है। जैसी मछली फिसली वैसी मछुआरे ने पकड़ा। नहीं, पिछले बार यही तो हुआ था। मछली फिसलने की देरी है, बस पूछ लो कब फिसलने वाली है। और अरे सुरक्षित पर तरीके कहीं से बीजेपी की मछली ना फिसल जाए तो बीजेपी की नहीं नहीं, मुकेश सहनी के बारे में ये भी हुआ था कि हाँ। बीजेपी वाले सुरक्षित मछली पकड़ते हैं, जाल भी डालते हैं और बाकायदे सीआरपीएफ की सुरक्षा भी देते हैं। पिछली बार उनको Y+ कैटेगरी सिक्योरिटी दे दी गई थी पहले ही, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया गया, दे दिया गया। पहले ही बाद में सुरक्षा, हटाया। हाँ। हाँ। सिक्योरिटी बाकायदे वाले तो 45 नहीं जाके बोल दिए थे कि इधर उधर ये जो ये मैसेज आया है आपको? वो मैसेज सीधे वहां से जाता है कि इनको सिक्योरिटी दीजिए। कहाँ से पवन जाता है सिंह जितेंद्र का जी, ये देखिए बताइए आप। कहाँ से जाता है कहाँ- मैसेज? हाँ, ये देखिए, बताइए। मैसेज तो बड़ी जगह से जाता है। मैसेज सभी लोगों को पता है कि भाई सुरक्षा किस मंत्रालय से कहाँ से जाता है, तो वो पहले ही बता दिया जाता है कि कहाँ। पवन सिंह का आप देखिए कि पवन सिंह हालांकि बड़े बीजेपी के नेताओं से मिल चुके, लेकिन उन्होंने अभी ऐलान नहीं किया, उनको सिक्योरिटी मिल गई। सिक्योरिटी मिल गई, Y कैटेगरी सिक्योरिटी। तो जिस नेता का जिस लेवल का स्तर है, वैसे ही पहले से ही मछली आने से पहले ही जाल डाल के और बकायदे और सुरक्षा किसकी दे दी। छिन जाए वो भी पता चल मैं जाता आपको है। एक ये बात- भी होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं, दाना बीजेपी के हाथ में है। कहाँ डालना है मछली को उनको पता है, तो मालूम है कैसे करना है, उनके हाथ से नहीं छिटकेगी। अच्छा, चिराग भी चिराग। नहीं छिटके। चिराग के नहीं चिटकेंगे, हाँ। चिराग और बीजेपी मांझी के साहब पास ही जले। मांझी साहब नहीं छिटके, और मांझी जी के पास ऑप्शन भी नहीं है ना दूसरा। हाँ, ये तो सच है। किसके पास ऑप्शन है, किसके पास ऑप्शन नहीं है, ये हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। जो हमारे प्रोड्यूसर हैं अंकित, वो आज एक एकदम शहंशाह वाली सीट पे बैठे हैं, इस कैमरे के ठीक पीछे हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई छोटा सा एक ब्रेक ले लीजिए, तो हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। गेंद सीधे स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में। पल्ला बोल में संजय बैनर्जी के बाद दर्शकों की भारी डिमांड पर आए दिग्गज कमेंटेटर विनीत गर्ग। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद बैकफुट पे गए और उसको स्विंग कर दिया। बचपन में लोग कविताएं सुनाते हैं, पेरेंट्स कहते हैं अरे अंकल को ये सुनाओ, हम कमेंट्री सुनाते थे रटी रटाई। उन्होंने बोला मैंने लाइफ में ऐसी कमेंट्री नहीं सुनी। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, मेरे तो पहला मैच है। ओ भाई, तो मैंने कहा सचिन हर तीसरे चौथे इनिंग्स में आपका एक शतक आना चाहिए, महान खिलाड़ी हो जाओगे, मेरी बात मान लो। मैंने युवराज को बोला भाई गुलाब जामुन थोड़ा कम खाओगे तो हिप्स इतने बड़े नहीं होंगे। पूरा एपिसोड बहुत जल्द आज तक रेडियो पर। हेलो, वेलकम बैक। फिर से हम आपको ये सारे किस्से कहानियां सुनाएंगे। हम आपको बता रहे थे किस तरीके से बिहार के अंदर जो एक टग ऑफ वॉर चल रही है, बंद कमरों के अंदर कहीं तू मैं हो रही है, तो कोई किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहा है, कोई कह रहा है कि दूसरी वाली पार्टी तो छोड़ के चली जाएगी, कोई किसी को मछली कह रहा है। लेकिन ये सब जो चल रहा है ये तो हुई पॉलिटिकल बातें। अब जो लड़ाई लड़ी जाती है वो फ़ोनों पे लड़ी जाती है, क्योंकि ये जो हमारा फ़ोन है ये आजकल एक नया वेपन बन चुका है और इसके पीछे होते हैं वॉर रूम्स। हर पार्टी कोशिश करती है कि बेहतरीन से बेहतरीन वॉर रूम बनाया जाए, यंग से यंग टैलेंट को वो लेके आएँ। राहुल, तुमसे शुरू करना चाहूँगी। कांग्रेस पार्टी जो है और आरजेडी, हमने देखा है कि इनके चंक्स वगैरह बड़े वायरल होते हैं। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव की रैलीज और जिस तरीके से भीड़ आती है वो बहुत चलता है। कांग्रेस आरजेडी इस समय क्या सोच रही है कि कैसे इसको, क्योंकि हमने देखा है कि इस तरीके से भाई भोजपुरी गाने वगैरह मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, तो बिहार में तो ये काफ़ी फ्लेवर ऑफ द मंथ रहता है, काफ़ी चलता है। और ये सब कार्यकर्ताओं को जोश भी देने का काम करते हैं। मेरा खुद का एक बड़ा फेवरेट गाना एक पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन सॉन्ग है, नाम नहीं बताऊंगा पॉलिटिकल पार्टी का वरना गलत हो जाएगा। तो ये जाहिर है ये सब मटेरियल है आपको अपने वोटर से जोड़ने के लिए, और तमाम पार्टियां अपने वॉर रूम्स बनाती हैं, अलग अलग जो चंक्स हैं अपने नेताओं का उनको वायरल करती है। मुझे काफ़ी लोगों को शायद जानकारी होगी या नहीं होगी, कृष्णा अल्लावरू ने जो अभी इंचार्ज हैं बिहार के, वो 2017 के गुजरात चुनावों में भी काम कर चुके हैं, वॉर रूम का वो एक हिस्सा थे, तो उनके पास हैंड्स ऑन नॉलेज है इन तमाम चीज़ों की। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी, मैं एक किस्सा बताता हूँ मौसमी जी, मैं उनके पास बैठा तकरीबन 2 घंटे।
2 घंटे तब वो इंचार्ज नहीं बने थे, तब वो यूथ कांग्रेस के इंचार्ज थे। मैं मौजूद था, कृष्णा अल्लावरू थे और उदय भानुचिप नए अपॉइंट हुए थे, वो भी मौजूद थे। तो वो व्यक्ति जो है कृष्णा अल्लावरू, वो ऐसे ही है, वो इज अ वेरी गुड लिसनर। वो 2 घंटे तक 1.5 घंटे तक आपको सुनते रहेंगे और अच्छा बताइए और आपको कुछ बताएंगे नहीं। आपको कुछ बताएंगे नहीं। हाँ। वो मतलब डाउनलोड पूरा ले लेंगे हाँ। और अपलोड कुछ भी नहीं करेंगे। जितने भी कांग्रेस बीट रिपोर्टर्स हैं उन सबकी एक ही कंप्लेंट है कि भाई वो हमारा फोन नहीं उठाते। वो मीडिया को थोड़ा मीडिया शाय आप कह सकते हैं उनको, और उन्होंने अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं सदाकत आश्रम में जो उनसे मिलने आते हैं, एयरपोर्ट आने के लिए उन्होंने मना किया है कार्यकर्ताओं कि आप मेरे को यहाँ मत मेरे को मिलने मत आइए, ये बुके लेकर मत आइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको टिकट ऐसे नहीं मिलेगी। ये उनके वर्बल इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप ये जो मेरा स्वागत करते हैं या मेरे लिए मिठाई लेकर आते हैं, इससे आपको टिकट मिलेगी ही नहीं। टिकट आपको सिर्फ मिलेगी आपकी सर्वे के आधार पर। अगर आप ग्राउंड पर जिंदा हैं तो आपको टिकट मिलेगी, ना कोई पैरवी चलेगी, ना ये मेरा स्वागत कर दिया, माला पहना दी, इन चीजों से मेरे को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, वो राहुल गांधी का उनको आप कह सकते हैं कि एंडोर्समेंट है, तो वो उसी अकॉर्डिंगली, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जो पहले के जो प्रभारी थे या जो पहले के जो लोग थे उनके ऊपर एक आप कह सकते हैं प्रेशर था, उन पर कोई प्रेशर नहीं है, तो वो डायरेक्टली डील करते हैं आरजी के साथ में या दिल्ली के साथ में। और कांग्रेस के जो वॉर रूम्स हैं वो जाहिर है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा ज़्यादा इंगेजमेंट करें, लोगों तक पहुँचें। अभी मौसमी जी खुद बिहार गई थी, तो उनके अगल बगल 2 बड़े इंपॉर्टेंट लोग बैठे थे। तो एक तो है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस पार्टी में नंबर 2 केसी वेणुगोपाल, और एक हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिनके बारे में ये कहा जाता है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो तीनों गांधी की लाइकिंग में है। अदरवाइज कोई टीम प्रियंका होता है, कोई टीम राहुल होता है, कोई मैडम सोनिया गांधी के करीबी होते हैं। रणदीप के लिए कहा जाता है कि वो तीनों गांधी के सिस्टम में हैं, तो वो भी मौजूद थे। तो 2 घंटे की फ्लाइट में तो आपने पता नहीं बहुत सारी बातें निकाल ली होंगी। आपने जो डाउनलोड किया मौसमी लेफ्ट और राइट से, वो क्या था? उनके सिस्टम में मौसमी जी जो है सबसे ज्यादा लाइकिंग पता ये क्या आपको कैसे पता है? उनको चल गया पता कि मौसमी जी की सीट ये फलाना, ये ABC में से B है, तो वो केसी वेणुगोपाल ने A कर ली और रणदीप सुरजेवाला ने C कर ली। क्या हमको सारी इंफॉर्मेशन लेनी है तो मौसमी जी से लेनी है, या मुझे सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हो सकता है कि मैंने अपनी प्लेसमेंट ऐसी कराती हो कि एक को राइट पे रखा हो, एक को लेफ्ट पे रखा हो। हालांकि दोनों ही हमारे लेफ्ट पे बैठे थे। तो हमको अब क्या हुआ कि हम लोग अभी पटना ही जब जा रहे थे वोटर अधिकार यात्रा पे, तो केसी वेणुगोपाल साहब जो है राहुल गांधी के शैडो लेफ्टिनेंट है। जो जिन लोगों को नहीं पता है, वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कई लोगों को नहीं पता है कि कृष्णा अल्लावरू कांग्रेस के बिहार के इंचार्ज हैं। तो ये कि मुझे अब मेरे कैमरामैन का फ़ोन आया, हाँ मैम, हम हर बार फ़ोन पकड़ लेते हैं, सारे व्यूवर्स कहेंगे ऐश्वर्या ये हर बार अपनी एक्टिंग चालू कर देते हैं। हाँ आइए आपके लिए बहुत स्पेशल सीट हमने रखी है। तो हम लोग की सीट पीछे हो गई थी। हमने कहा कौन सी स्पेशल सीट रखी है? तो हम देखे कि हमारा कैमरामैन बैठा है, बीच की सीट खाली है, उसके बगल में केसी वेणुगोपाल साहब बैठे हुए हैं। तो हमने कहा या तो केसी साहब कुछ नहीं बताएंगे या बहुत कुछ बताएंगे और उनसे मुखातिब भी हो जाए। तो हम बैठ गए केसी साहब के साथ, तो हम लोग की काफ़ी चर्चा शुरू ही हो रही थी। उस बीच में हम देखते हैं कि सामने से रणदीप सिंह सुरजेवाला चले आ रहे हैं और वो बोला अरे भाई साहब, वो रणदीप मिले केसी साहब से और वो भी बगल में बैठ गए। तो पहले गुफ्तगू हुई केसी साहब से एंड केसी वेणुगोपाल, कई लोग नहीं, मतलब ये लगता है कि उनको नहीं मालूम है, कुछ नेता जो छोड़ के गए केसी वेणुगोपाल पर मतलब कई आरोप लगाए कि उनको तो कुछ समझ हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। केसी बहुत ज़्यादा उनके राहुल गांधी का लगातार उनको फ़ोन आता रहता है। पूरे वोटर अधिकार यात्रा में हर 2 मिनट में राहुल गांधी, केसी दूसरी गाड़ी में थे, उनको लगातार फ़ोन करते रहे। तो आज जो सबसे राहुल गांधी के विश्वास के पात्र हैं वो केसी वेणुगोपाल हैं। और इसी बीच चर्चा, क्योंकि हम लोग बिहार से मैं ड्रिफ्ट नहीं करना चाहूँगी, तो वो पूरा वोटर अधिकार यात्रा के बारे में उनको पूरा पता था। जब केसी बीच में थोड़ा सा सोने लगे
तो रणदीप सुरजेवाला जो है वो हमसे बातचीत करने लगे, तो उनसे भी हमने पूरा डाउनलोड ले लिया। और एक टिक टैक होता है मोबाइल पे ही, हमने किसी सर से बोला सर टीटी कर ले, और वहीं पे हमने मोबाइल चालू किया और उनका टिक टैक वोटर अधिकार यात्रा पे अपना एक्सक्लूसिव कर लिया। तो कई बाकी रिपोर्टर्स के बुखार चढ़ गया होगा, मतलब कि वहीं पे फ्लाइट में ही ऐसा भी इत्तेफाक होता है। एक बार प्रियंका गांधी भी मेरे साथ बैठी थी। ओह अच्छा। और उस समय यूपी की वो प्रभारी थी, और हम फ्लाइट पे चढ़े और हमने देखा कि मेरी सीट, प्रियंका पहले से बैठी थी, मेरी सीट उनके बगल में थी, और तीसरी सीट पे कोई नहीं बैठा था। ये आपकी confirm- बुकिंग कौन करता है? ये मैं जानना चाह रही कंफर्म हूँ हो गया आपकी कि bookings कांग्रेस कौन के करता है? सिस्टम में या तो आप अच्छे से घुसी हैं या कांग्रेस ने आपका सिस्टम पकड़ लिया। या मुझे लगता है कि एक ही ट्रैवल एजेंट है। एक ही ट्रैवल एजेंट है। भाई देखिए, अगर पहला वाला है मैं घुसी हूँ कांग्रेस के सिस्टम में, मुझे पता है कि क्या चल रहा है, तो ठीक है। अगर कांग्रेस ने मुझे पकड़ लिया तो बहुत टेंशन की बात है। जैसे कि हमको एक खैर छोड़िए, वो बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। तो प्रियंका गांधी हमारे साथ बैठी हुई थी, और उस वक्त प्रियंका गांधी से पहली बार मेरी बातचीत आराम से हुई। उन्होंने मेरे फैमिली के बारे में पूछा, और मैंने अपना नाम इंट्रोड्यूस किया, बताया, और यूपी का एक बहुत चुनावी रण था। तो बिल्कुल साधारण मतलब एक नेता होता है ना जो काफ़ी क्यूरियस होता है कि क्या हो रहा है यूपी में, क्या कर सकते हैं, अच्छा ये है वो है। वो लगातार, कुछ नेता होते हैं ना एरोगेंट, मतलब कि अपने काम से काम रखते हैं, बात वैसी नहीं है। प्रियंका गांधी बात करती रही लगातार, पूरा चर्चा करती रही। और फिर अभी लास्ट उनसे मुलाकात हुई थी हमारी टारमैक पे, जब वो पूर्णिया की रैली में आई थी। जुम्मे का दिन था, नवरात्र का दिन था, कोई भी नेता रैली करने के लिए तैयार नहीं था। बिहार के समर में प्रियंका गांधी उतरी, महिला वोटर्स टारगेट थी, और एकदम से आउट ऑफ द ब्लू बीजेपी के गढ़ में प्रियंका गांधी की रैली। अब हमें करना है टिक टैक। ऐश्वर्या, कैसे करें प्रियंका का टिक टैक, मतलब बहुत समझा ही चुके हैं दर्शकों को। तो हम लोग पहुंच गए चॉपर पे। तो प्रियंका गांधी लैंड की, तो हमने इशारों में बोला कि मैम आके दे दीजिएगा। जब वो वापस आई तो हमने देखा पूरा रेला मेला आ रहा है, हम अकेले खड़े थे। तो हमने कहा कि भाई हमारा तो एक्सक्लूसिव हो गया। रिपोर्टर की दौड़ क्या है भाई, ये एक इंटरव्यू मिल जाता है किसी भी नेता का फॉर दैट मैटर, एंड स्पेशली टॉप ब्रास का, तो आपकी सुपर एक्सक्लूसिव हो जाएगी। तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आगे बढ़े, वो गाड़ी से उतरी, और हमने कहा कि हमारे साथ प्रियंका गांधी हैं, कांग्रेस महासचिव। शुरू किया। उसी वक्त पूरे रिपोर्टर्स का झुंड उत्तर आया वहाँ जहाँ पे हम बिल्कुल वो चॉपर पे जाने ही वाली थी। पहला सामने इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर सब माइक लगाने लगा। उनका अरे हमारा टिक टैक है। तो प्रियंका मेरी तरफ देखी, उनको रियलाइज हुआ बहुत सारे कैमरे आ गए हैं, और उनको बहुत कहते हैं अब बहुत लोग आ गए, अब सब लोग एक साथ कर लीजिए। पहला सवाल भी हो गया था जितेंद्र भाई, देखिए कि एक्सक्लूसिव खराब हो गया। हाँ, हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, तो उस तरीके से हर अरमान ऐसे। हाँ, आप कुछ बता रही थी, आपने कहा कि बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। वो बात बता दिए, दूर तक पहुंच बीजेपी के जाएगी। नेता भी हमको फोन करते हैं और बताते हैं सारे किस्से कहानी। हम ये बोल रहे हैं कि हमारा सिस्टम कांग्रेस में अच्छा है तो बीजेपी में भी अच्छा है। आपका जो बायोडेटा है ना, वो कांग्रेस पार्टी तक ही सीमित नहीं, मतलब प्रोफाइल बीजेपी में भी पहुंचा हुआ है, प्रोफाइलिंग आपकी वहाँ भी, इसीलिए बार बार फोन करते अब ये खतरनाक है, ट्रैवल एजेंट बदलना पड़ेगा। हमको एक बारी मिले थे तो सारे बीजेपी नेता भरे हुए थे, और रूडी साहब प्लेन चला रहे थे। और जो नाम सामने आ रहा है घर के अंदर ही, तेज प्रताप, उनका मामला क्या है? अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, मतलब घर से भी निकाल दिया गया है, पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया गया है। तेज प्रताप को लेकर के आपने अलग अलग रूपों की बात की, तो एक नेता ने मुझे बताया था कि आजकल हम लोग अपना जन्म कुंडली जो है वो एआई में डालने लगे। अच्छा, एआई में उन्होंने पूरा पीडीएफ बनाया हुआ, उसमें डाल दिया। एआई में डालने के बाद उनको वो बताता है कि आपका, पूछते हैं सवाल कि मेरा क्या होगा अगले 20 सालों में। तो वो एआई बताता है कि 20 सालों में आपका कुछ नहीं होगा। इस इतने सालों में आप ये बन सकते हैं। क्या है, तो एआई उसमें जवाब देता है कैलकुलेटिव स्टाइल में, जो उसमें फीड रहता है। एक बड़े जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, तो उन्होंने वो एग्जाम्पल लेते हुए बताया तेज प्रताप यादव के बारे में, कि उन्होंने भी अपनी जन्म कुंडली जो है एआई
में डाला और पूछा कि भाई इस बार के 2025 के जो चुनाव है उसमें क्या होगा। तो उसमें ये लिख के आया कि वो उन्होंने बताया, भेजा था, लिख के आया कि आप सिर्फ और सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी हो सकते हैं। इस तरीके से लिख के आया। तो ऐसा मतलब लोग अनुमान लगा रहे हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं कि नुकसान बहुत बड़ा जो है इस बार वो पहुंचा सकते हैं। किसको पहुंचा सकते हैं उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया और बताया, जोड़ने की कोशिश की और बताया। काफ़ी मतलब लंबे समय से वो लालू यादव परिवार को, जब वो रेल मंत्री थे उस दौरान भी कवर करते थे और उसके साथ साथ वो घर में उनका आना जाना था। तो मैंने कहा कि कोशिश किया जाए। मौसमी ने कल बोला कि सभी जो बड़े लोग हैं उनसे बातचीत करिए, जानकारी हम उसी हिसाब से मैंने बात। उन्होंने ये बताया कि तेज प्रताप यादव जो हैं उनकी स्थिति क्या होगी। क्या होगी? बोला सीमांचल का जो एरिया है जहां पर कुछ ऐसी 15 सीटें हैं जो कि नुकसान बड़े स्तर पर आरजेडी को पहुंच सकता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने बोला हम पूरी 243 सीटों पर उतारेंगे और जहां 15 जो सीटें हैं जहां 3 से 4 हज़ार पर जो हार हुई या जीत हुई उसमें बड़ा इफेक्ट वो डाल सकते हैं, क्योंकि जिस MY फैक्टर से आरजेडी जो है बड़े स्तर पर काम कर रही है बिहार में, वही MY फैक्टर के लिए तेज प्रताप यादव भी काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक बड़ी बात बोली, ये बोला उन्होंने कि तेज प्रताप यादव कोशिश कर रहे हैं अपनी लालू यादव की छवि को अपने अंदर निखारने की, लेकिन एक्चुअल में निखार नहीं पा रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ जब कोई कोशिश करते हैं, कभी शिव जी बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, तो कभी रैंप पर चलने लगते हैं, अपने आप को एक अटेंशन करने की कोशिश, मीडिया अटेंशन हो गया, ये सारी चीज़। लेकिन जिस तरीके की छवि लालू यादव की थी, जिस तरीके से वो मास लीडर थे, लोगों के बीच में जब जाते थे, वैसा इफेक्ट वो नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन परिवार की जो वोट होगी या फिर जो MY फैक्टर वाला वोट होगा उसमें बड़ी सेंध लगाएंगे और बड़ा जो है नुकसान वो आरजेडी को कर सकते। ये उनका कोट अनकोट है। यही बात उन्होंने जब बताई तो मैंने कहा भाई ये सारा चीज़ है। उन्होंने शिवपाल यादव का भी नाम लिया, बोला कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए उस दौरान दूसरी पार्टी बना करके शिवपाल यादव ने जिस तरीके से सपा को नुकसान पहुंचाया, कुछ ऐसा हो सकता है। एक सवाल, हाँ, बिहार को। एक बड़ी बात उन्होंने ये भी बोली कि फंडिंग जैसे शिवपाल यादव को हो रही थी, कौन कर रहा था, हमने जब पूछने की कोशिश की तो उन्होंने बताया नहीं कि कौन कर रहा था, क्या है, डिटेल ज़्यादा नहीं बताया। बोले सबको मालूम है कहाँ से फंडिंग हो रही थी शिवपाल यादव को। ऐसे ही उन्होंने बताया कि इनकी भी फंडिंग हो रही और चुपचाप हो रही है कि ये वोट काटने का काम करें और परिवार का वोट काटें, इस तरीके की बात के। आप कहना चाह रहे हैं कि बिहार के अंदर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि पीछे से फंडिंग कर रहे हैं तेज प्रताप की? जी एकदम, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो उनके परिवार से जुड़े रहे हैं और वहाँ आते जाते रहे हैं, वो इस तरीके की आशंका जता रहे हैं। एक और फैक्टर राहुल जो बहुत बड़ा है वो है असदुद्दीन ओवैसी। वो जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ एक ऐसा बयान वो ज़रूर देते हैं कि ये क्या चाहते हैं, देश कहाँ जा रहा है। कई सारे लोग और इंक्लूडिंग बीजेपी भी, देखिए बीजेपी काफ़ी हद तक तो भाई उन्हें ऑपोजिशन का गेम पता है। आरजेडी ये बोलेगी, कांग्रेस ये बोलेगी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी इंतजार कर रही है कि भाई आप बताइए आपका मुख्यमंत्री कौन है। बीजेपी तो बोल चुकी है कि नीतीश कुमार हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी का क्या फैक्टर है, क्या करना चाह रहे हैं? गठबंधन करना चाहते हैं। किसके साथ? महागठबंधन के साथ में। लेकिन जाहिर है वो अब गाड़ी छूट चुकी है। साफ कर दिया गया है कि, साफ क्या कर दिया गया है, सीटें बटी रही हैं, अब और क्या बचा है? क्या आप गठबंधन का हिस्सा नहीं है? इन्होंने किससे बात करी? ओवैसी ने किसको फोन किया? बकायदा चिट्ठियां लिखी गई हैं। विधायक भी भेजा था ढोल लेके। चिट्ठी लिखी उनके जो अध्यक्ष हैं और उन्होंने चिट्ठी लिखी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, तमाम लोगों को कि आप हमें हिस्सा बनाइए, हम आपके हाथ मजबूत करेंगे, सेकुलर फोर्सेस को साथ में आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के अंदर या आरजेडी के अंदर ये परसेप्शन है कि जैसे ही हम इनके साथ में जाएंगे बीजेपी इसको फिर हिंदू मुस्लिम बाइपोलर कर देगी। हाँ, तो उसकी वजह से उनके साथ में नहीं आना चाहते। देखिए ओवैसी साहब जो करना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि जो सीमांचल का इलाका है, जहाँ पर जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, वहाँ पर वो अपनी सीट्स लेकर आए। ये भी आप मान के चलिए कि अगर पोस्ट पोल अलायंस की नौबत आई तो वो महागठबंधन को ही सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये भी जाहिर है, हाँ, जाहिर क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, बीच में तो जा नहीं सकते। लेकिन
वो अलायंस करने की तब करना चाहते हैं जब उनके पास 8-10 विधायक हो, वो कुछ बार्गेन कर पाए, उनकी कुछ प्रेजेंस हो, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा कम से कम जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, या जो कम से कम जो लोग क्लेम कर रहे हैं समझने का इलेक्शन को, क्योंकि मुझे तो अभी इलेक्शन समझ में आ नहीं रहा फ्रैंकली, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है जो प्रशांत किशोर है, वो कितना % वोट ले रहे हैं और किसका वोट ले रहे हैं, इसी पे ये चुनाव डिपेंड करता है। एक ही एक्स फैक्टर है इस चुनाव का, वो है प्रशांत किशोर। और मैं आपको बता रहा हूं, जितना मैं, जो मेरे दोस्त हैं जो बिहार से हैं, उनकी अगर मैं ट्विटर की टाइमलाइन रीड करूं या उनका फेसबुक पोस्ट मैं रीड करूं, वो सब लोग दे आर क्वाइट लाइकिंग हिम, कि भाई इस यहाँ पर क्या बात होती है बिहार के अंदर, अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम, वो आके बात कर रहे हैं कि हाँ भाई जॉब्स नहीं है। सबसे पहले अगर कोई वर्ड पलायन अगर किसी ने अगर इस पूरे इलेक्शन को दिया, उसका नाम प्रशांत किशोर है। पलायन जो हुआ है। लेकिन मैं बताऊं इसमें राहुल, जो हमें समझ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को जो लग रहा है वो ये है कि बिहार जैसी जगह जहाँ चुनाव है एकदम कास्ट के ऊपर, आप कितनी भी डेवलपमेंट की बात कर लें, क्योंकि ये बीजेपी भी ये फॉर्मूला अपना के देख चुकी है और फेल हो गए हैं वो उसके अंदर। तो एटलीस्ट बीजेपी और उनके एलाइज को तो लग रहा है कि जो ये फॉर्मूला प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं वो फेल हो जाएगा। एक फैक्टर और जो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है वो है कि क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है मौसमी के सीट जो आएगी जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा एकदम कास्ट के बेसिस पे होगा, कांग्रेस की तरफ से भी आरजेडी की तरफ से भी? नहीं ऐश्वर्या, जैसे आपको बीजेपी का तो काफ़ी पता है, जैसे जो भीतर खाने चल रहा है, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि प्रशांत किशोर की हम लोग बात कर रहे थे, पहली पार्टी मतलब कि जिसने 51 सीट्स सभी बिग का ऐलान कर दिया, प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया। और प्रशांत किशोर ने इस पे क्लैरिटी रखी कि हम सारी सीटें लड़ेंगे, चिराग आए ये वो कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप कैंडिडेट्स की लिस्ट देखें, मैं देख रही थी बड़े गौर से, उसमें एक पूर्व डीजी होमगार्ड आरसी मिश्रा, उसमें एक बहुत जाने माने गिरी साहब वकील है, उसमें एक बहुत जाने माने प्रोफेसर है मैथमेटिक्स के, और बहुत जाने माने डॉक्टर है। तो पूरा जो ईमानदारी का प्लैंक है जो पहले अरविंद का होता था, ईमानदारी का जो प्लैंक है, और बिहार की जनता ही किंग होगी, मैं किंग मेकर हूँगा, उस पे प्रशांत किशोर की बहुत क्लैरिटी है। मैं अग्री नहीं करती कि बीजेपी के भीतर ये संशय नहीं है कि प्रशांत किशोर अपर कास्ट वोट को डैमेज कर रहे हैं। कांग्रेस में भी प्रशांत किशोर को लेके एक बड़ी इनकी वॉर रूम में बैठक हो रही थी। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मैंने अंदर से खबर सुनी, अब अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी को ब्रीफ किया जा रहा था। वो अभी पहली बार वहां पे गए, वो ऑब्जर्वर्स हैं बिहार के, ये 3 लेफ्टिनेंट राहुल गांधी के, और मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है। अशोक गहलोत को आप तो जानते ही हैं, जादूगर उनको जादूगर कहते हैं। भूपेश बघेल भी क्राइसिस मैनेजर हैं, और अधीर रंजन चौधरी का अपना ग्राउंड के नेता है। तो उनको ये ब्रीफ किया जा रहा था, तो वहाँ पे भी एक बड़े नेता ने बोला कि पीके के बारे में आप लोग क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं। तो जो बात आप कह रही है वही भ्रांति पूरी तरह से पार्टियों में भी फैली हुई बड़े दलों में, कि प्रशांत किशोर तो अपर कास्ट है, खुद अपर कास्ट है, तो वो तो हम लोग को, विपक्ष को डैमेज नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपर कास्ट वोट ले जा रहे हैं बीजेपी का। बीजेपी सोच रही कि प्रशांत किशोर का प्लैंक ही अलग है, वो उनको डैमेज नहीं करेंगे। तो प्रशांत किशोर ने एक ऐसा, मतलब कि कास्ट कॉम्बिनेशन का जो आप कह रहे हैं ना, जात का जो उन्होंने किस सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स है, आप देखेंगे तो पूरा ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है। उसमें ईबीसी भी है, दलित भी है, उसमें यादव भी है, उसमें अपर कास्ट भी है, मुस्लिम भी है। तो उन्होंने ये सब, और तो वो ये सोच रहे हैं कि जहाँ पे जेडीयू का कैंडिडेट है, ठीक है, जेडीयू का कैंडिडेट है जो रिजर्व सीट है, तो वो कह रहे हैं कि आप बताइए, अगर रिजर्व सीट में जेडीयू का कैंडिडेट है और हमारा भी कैंडिडेट अच्छा है, तो अपर कास्ट कहाँ जाएगा? जेडीयू के साथ जाएगा कि हमारे साथ जाएगा? जो प्रोग्रेसिव तरीके से यूथ है, वोटर है, अर्बन वोटर है, वो कहाँ जाएगा? हमारे साथ जाएगा। और वहीं विपक्ष में अगर हम एक अच्छा यादव कैंडिडेट देंगे और विपक्ष जो है खुशवा देगा, तो यादव कहाँ जाएगा? प्रशांत बिलीव्स के हमारे साथ जाएगा। तो उस तरीके से मुझे लगता है जो चर्चा चल रही है, ये कैंडिडेट लिस्ट इसीलिए रिलीज की गई है
कि वो अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म वाला एडवांटेज प्रशांत ले। बहुत सारी जो है पीयूष, हमने ये भी देखा है कि अलग अलग लोग जो है ना चुनाव के टाइम बाहर आ जाते हैं। मतलब ऐसे लोग जिनको आपने कभी देखा नहीं होता सडनली प्रोमिनेंस में आ जाते हैं। कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बाद अब मनिकम टैगोर का नाम आप सुनते हो, केसी वेणुगोपाल का नाम आप सुनते हो। अब हम देख रहे हैं कि एक अरुण भारती नाम के जो प्राणी हैं वो भी फोरफ्रंट पे आ चुके हैं। अब जब से ये चालू हुआ है कि चिराग पासवान इधर हैं कि उधर हैं, ये रिलेशनशिप जीजा साले का है और क्या है ये, क्या रिलेशनशिप है और इतना डिपेंडेंस क्यों है? देखिए, आपको एक बात बताऊं कि चिराग पासवान एक बार बहुत बड़ा पारिवारिक धोखा झेल चुके हैं। उनके साथ धोखा हुआ, उनकी पार्टी छीन ली गई और रातों रात जो है उनको बेघर भी कर दिया। चिराग पासवान ने तब से ये सोचा कि मैं अपने रिश्तों को बहुत संभाल के आगे बढ़ूंगा, और उनका इस वक्त रिश्ता सबसे ज़्यादा अगर किसी से है तो अपने जीज यानी अरुण भारती के साथ। अब जीज की भी एक कहानी है। क्या है जीज? जीज कौन है, क्या है? चीज क्या है? जीज मतलब हाँ, चीज क्या है? जीज मतलब जीजा जी। हाँ, जीज मतलब जीजा जी। एक बार हम चिराग पासवान से मिलने गए और चिराग पासवान जो है कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे। हम लोग पहुंचे कुछ 10:30 पौने 11 के आसपास, और 11 बजे चिराग पासवान की एंट्री होती है। तो मिले कहाँ मिलने गए थे? मुलाकात हुई उनकी, हमारी उनसे उनके मंत्रालय में। ठीक है, मंत्रालय। तो चिराग पासवान वहाँ पर आते हैं, और जैसे चिराग पासवान के आने से पहले क्या होता है कि कई सारे कार्यकर्ता ऑलरेडी पहुँचे हुए होते हैं। ये बात है लगभग 1 महीने पहले, क्योंकि बिहार चुनाव होने वाला है तो तैयारी चल रही थी। तो चिराग पासवान आए, बैठे और कार्यकर्ताओं से धीरे धीरे करके मिलने लग गए, और उनको पता था कि पीयूष आए हुए हैं, और 1-2 लोग हम लोग सब साथ में गए थे। उन्होंने कहा कि मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे। मैंने एक चीज़ बहुत क्लोजली मॉनिटर की कि चिराग पासवान से कार्यकर्ता आ रहे हैं मिलने के लिए, अपना फीडबैक दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे तैयारी कर सकते हैं। चिराग पासवान 5-7 मिनट उनसे बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, और जिनको उनको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है और ये असर डाल सकती है ये बात, या ये आदमी, ये कैंडिडेट असर डाल सकता है, उनको वो कह देते हैं आप एक काम करिए, आप जीत से मिल लीजिए। आप जीत से मिल लीजिए। हाँ। अब जीत जो है वो थोड़ी देर दूर पर, थोड़ा 1-2 कमरा छोड़ के वहीं पर वो बैठे हुए हैं। तो आप ये सोचिए कि फाइनल कॉल अगर पार्टी में इस वक्त कोई ले रहा है चिराग पासवान की पार्टी में, तो अरुण भारती। ही इज मास्टरमाइंड, ब्रेन बिहाइंड द स्ट्रैटेजीज ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं पीयूष के जो भी कुछ चिराग पासवान कर रहे हैं, घर से निकल जाना जब नित्यानंद राय आने वाले हैं, फिर वापस आ जाना, बात कर लेना, इसके पीछे का ब्रेन चाइल्ड इस समय अरुण भारती है? बिल्कुल, पूरी तरह से अरुण भारती है। और अरुण भारती वो हैं जिनको लोग इतना नहीं जानते। इतने प्रोमिनेंस में वो लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं। पार्टी में उनका ओहदा है अच्छा खासा, लेकिन वो बहुत क्लोज है चिराग पासवान के। और चिराग पासवान और उनका रिश्ता बहुत अच्छा है, एकदम भाई जैसे रिश्ता है उनका। पीयूष, ऐश्वर्या आप भी तो बताइए, एक और धुरंधर है जिनको भेजा गया बिहार बीजेपी के, जिन्होंने हरियाणा में कर दिखाया, और वो बहुत ही ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट हैं बीजेपी के टॉप ब्रास के, धर्मेंद्र प्रधान, जिनको पीयूष जो है मिले थे तो उन्होंने क्या कहा था पीयूष, जिक्र कर दीजिए। तो वो ये कहते हैं हम लोग और तुम्हारा कैसा चल रहा है, कहाँ है तुम्हारी पार्टनर इन क्राइम मौसमी सिंह? अच्छा, ये बात बोल रहे वो पॉडकास्ट के लिए जिक्र हो रही थी, जिक्र कर रहे थे। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो और विनोद तावड़े, ये 2 लोग इस समय एकदम फोरफ्रंट पे आके बैटिंग कर रहे हैं, छक्कों पे छक्के मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी देखिए हर चुनाव को, चाहे एमसीडी हो या वो, एक तरीके से लड़ती है। मैं देर रात एक नेता जो बीजेपी को देख रहे हैं उनके कमरे में गई, बीजेपी हेडक्वार्टर्स में। शाम की बात है, एक्चुअली देर रात तो नहीं, शाम की बात है, 6-7 बजे की बात है। तो इन लोगों की क्या क्वालिटी रहती है, जहाँ जो स्टेट का इलेक्शन है जिसके ये प्रभारी है, बड़ा सा मैप लग जाता है कमरे में बिहार का। वहाँ तो बिहार का वहाँ मैप लगा हुआ है, सारी डिस्ट्रिक्ट मार्क्ड है, कौन सी पार्टी कहाँ पे कितना फोकस करती है, कितना जीत सकती है, अलग अलग कलर से वहाँ पे मार्किंग हो गई है। और लोगों का अब ये मानना है कि एक फ़ोन कॉल की ज़रूरत है, जो चिराग पासवान को, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत जल्दी जाने वाला है, क्योंकि ये बहुत हो गया है, अंदर बाहर। वो एक फ़ोन कॉल बहुत जल्दी जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि अचानक से चीज़ें एकदम शांत हो जाएंगी। उसके बाद जो सीट्स हैं 25 या 26,
क्योंकि अगर बीजेपी 100 पे लड़ रही है, जेडीयू 101 पे लड़ रही है, तो बाकी तो सीट्स बची नहीं ना। आप मतलब कहाँ दोगे किसको? सब तो फाड़ सकते हैं, मुंह के 60 दे दीजिए, हमको 70 दे दीजिए, तो क्या विधानसभा बढ़ा देंगे? वो तो होगा नहीं भाई, सीट्स तो लिमिटेड ही हैं। तो कहीं ना कहीं किसकी क्या स्ट्रेंथ है, और कुछ ऐसी सीट्स हैं जिसमें बीजेपी का मानना है कि कैंडिडेट कोई भी हो भाई, जितवाना तो हमें ही पड़ेगा। तो जब जितवाना भारतीय जनता पार्टी को ही पड़ेगा तो फिर उतनी सीट देने का फायदा नहीं है। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जल्दी चिराग पासवान, अरुण भारती जी को एक इंडिकेशन बहुत क्लियर जाएगा कि भाई ये आप जितना जीते हैं उसके एवज के अंदर ये सीट्स हैं। मे बी उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट हो जाएंगी। देखिए अभी क्या हुआ, खगड़िया में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, चिराग पासवान पहुंचे थे, 5वीं पुण्यतिथि थी रामविलास पासवान की, और सभी सांसद, सभी नेता सब वहाँ पहुँचे हुए थे। मुझे किसी ने बताया, उन्हीं नेताओं में से एलजेपी के, कि जब ये सीट शेयरिंग को लेके बातचीत चल रही थी चिराग पासवान की बीजेपी से, तो 27 तक का ऑफर, 26-27 तक का ऑफर उनको मिल गया था। ये मांग रहे हैं 36 से 40। तो इन 27 सीट का ऑफर जो मिल गया है, ये कार्यकर्ताओं को पता चल गया। अच्छा, जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको पता चल गया। हाँ। और पार्टी ने अपनी तैयारी भी कर ली है, लोक जनशक्ति पार्टी ने, और उन्हें हर सीट पर 3-3 कैंडिडेट्स देने की बात कर ली है। तो खगड़िया पहुंचे चिराग पासवान, दिल्ली से खगड़िया जा रहे हैं, पटना से खगड़िया पहुंचे। तो जो 3 कैंडिडेट्स जो फाइनलाइज ऑलमोस्ट हो गए, उनको आइडिया लग गया कि हमारा नाम आगे है। सबसे पहले चिराग पासवान को शक्ल दिखाने के लिए लोग निकले हैं फटाफट खगड़िया पहुंचने के लिए, और रेस लगी है। एक नेता ने यह बताया कि कई लोगों के रास्ते में एक्सीडेंट हो गए। बताइए, गाड़ियों की रेस लग रही है, रेस लग रही है कि पहले हम पहुंच जाए चिराग पासवान से मिलने, उनको बता दें कि हाँ हमको टिकट चाहिए, हमको टिकट चाहिए, हमको टिकट चाहिए। तो कैसे बिहार चुनाव में चीज़ें होती हैं, और टिकट के लिए किस तरह की मारामारी होती है। लोग एक्सीडेंट कराने के लिए तैयार है, गाड़ी कितनी भी स्पीड पर चलाने के लिए तैयार है, लेकिन नेता को रिझाना है, ये उनकी प्रायोरिटी है। एक राहुल, और एक जो बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर सामने आए वो है मांझी, जितेन राम मांझी। वो कभी कुछ ट्वीट पे लिख दे रहे हैं 5 गांव मांग रहे हैं, कभी 15 मांग रहे हैं। क्या कहानी है? जिनकी बात इन्होंने कही, जो एलजेपी में जी हैं, जीजा जी या जो अरुण जी, उनको जीतन राम मांझी ने मेरे इंटरव्यू में चट्टा बट्टा बोल दिया था। चट्टा बट्टा। हाँ। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कि जो अरुण भारती हैं वो ये कह रहे हैं कि बड़ा रोल निभाना चाहिए चिराग पासवान को बिहार इलेक्शन के अंदर, तो आप इसको कैसे देखते हैं? तो उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है, चिराग पासवान एनडीए में है मजबूती के साथ में, उनके आगल के चट्टे बट्टे कुछ बोल दे रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीतन राम मांझी जो हैं, उनका एक किस्सा छोटा सा मैं बताता हूँ आपको। अशोका होटल के अंदर शादी हो रही थी मुलायम सिंह यादव के बेटे और लालू प्रसाद यादव जी की बेटी की, और शायद वहाँ रिसेप्शन था। तो हम नीचे खड़े थे गमला बनकर एक, तो एक CPRO करते थे नॉर्दर्न रेलवे के, वो मुझे मिले, वो मुझे जानते थे। उन्होंने कहा कि अरे राहुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर रिपोर्टिंग कवरेज के लिए गए। अरे बोला नहीं, ऊपर चलो तुम फंक्शन के अंदर, मेरे पास इनविटेशन है, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ चलो। उनके साथ चले गए। तो वहाँ पर मैंने तमाम बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े नेताएं, सांसद, तमाम पार्टियों के वहाँ पर आए हुए थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर सबसे ज़्यादा मारा मारी थी तस्वीर खिंचाने के लिए। वो व्यक्ति हैं जीतन राम मांझी। वो क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे बिहार के मुख्यमंत्री पद से जस्ट या तो हटे थे या थे। अच्छा। और वो बहुत पॉपुलर थे। क्यों? क्योंकि उनका जो कार्यकाल था, आपको याद होगा, एक बार उन्होंने कहा कि मैं मूसाहार जाति से आता हूं, तो मैं ये खाता हूं चूहा। अब जो बाहर के लोग हैं उनके लिए एक स्टेटमेंट था। फिर उन्होंने ऐसे बहुत सारी चीजें कहीं जिसकी वजह से वो बहुत खबरों में थे। उनके पीछे पीछे लोग भाग रहे थे तस्वीरें खिंचवाने के लिए, और वहीं पर ही गोलगप्पे का पानी गिर गया मेरे जूते के ऊपर। गिराया किसने? वो बड़ी बात है आपके जूतों पे। मतलब आप गोलगप्पा खाने गए थे कि इंटरव्यू करने गए थे? पहले ये बताइए। जीतन मांझी से मिलने गए थे। हाँ। ना, मैं गोलगप्पा खाने के लिए गया था, नहीं। मैं वहां पर जो काउंटर था उसके बगल में पानी का काउंटर था, मैं वहां पर पानी के लिए खड़ा था, तो मेरे जूते पर एकदम मैंने देखा कि किसी ने पानी गिरा दिया। नहीं पीयूष, CCTV निकलवाओ, गोलगप्पा खा रहा हूँ। उस टाइम में थे ही भी नहीं। तो मैंने देखा ध्यान से, तो एक सांसद थे कांग्रेस के, नाम मत पूछेगा, तो क्या नाम था? नहीं, नाम नहीं।
तो उन्होंने गिराया तो मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा अरे आप क्या कर रहे हैं, तो बोला ठीक है सॉरी भाई तो क्या चले तब इनको पता नहीं था वो कौन सा आंसर है, अब कह रहे नाम मत बताइए। तो जीतन राम मांझी जो है उनके वहां से है वो सांसद, वहां से हाँ। तो जीतन राम मांझी जो है, अच्छा आप तमाम लोग अगर उनका इंटरव्यू आपकी करे भी होगा, आपने आप करेंगे, उन्हें बड़ी जल्दी जला जाते हैं। जीतन राम नाराज हो जीतन राम जाते मांझी, हैं, हाँ। कई नेता ऐसे हाँ, तो अगर 3 4 5 सवाल आप पूछ लिए आपने, या 5 6 उन देख लेंगे वो कि हाँ भाई 3 4 कैमरे और हैं इसके बाद में, तो वो झल्ला जाते हैं। और आपके ऊपर झल्लाएं कभी? एक बार उन्होंने कोशिश की थी, तो फिर उसके बाद मैंने भी जल्दी से रैप अप किया और फिर मैं वहां से निकल अभी गया। मेरे पर ही चिल्लाए अभी। झल्ला गए? चिल्लाया अभी? क्या हुआ? अभी मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो मैंने पहले प्रश्न पूछ लिया, सर अगर आपको आपके मनपसंद सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या करेंगे? अभी हमसे मत पूछिए ये हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, आप जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। जाइए यहाँ से। बोलते हैं हमारे सीधेपन का फायदा मत उठाइए। मत उठाइए। ये बोलते हैं वो। हमारे हाँ, सीधेपन का तो उनके साथ है एक उनके सहयोगी दानिश, जैसे ही उनको लगता है कि अब नहीं, दानिश वो लगता है उनका आवाज। वो आवाज दानिश देके। उनके लेफ्टिनेंट हैं। अब सीट शेयरिंग पे आते हैं, क्योंकि वो एक बहुत गरमाया हुआ सा मामला है। तेजस्वी, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि राहुल, तेजस्वी, कांग्रेस सब आपस के अंदर बातचीत कर रहे हैं। मौसमी, क्या ज्यादा सीटों पे लड़ेगी आरजेडी? कांग्रेस को क्या एकदम आधी आधी मिलेगी? देखिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा निकाला गया आरजेडी द्वारा। पहले ये हुआ कि इनका घटवाओ, कांग्रेस का 70 है तो इनको घटवाओ, तो पहले तो दूसरों को छोड़ा, पर वो चला नहीं। कांग्रेस अड़ी रही कि हमको 60 62 65 चाहिए और सीटें भी ठीक ठाक चाहिए, क्योंकि पिछली बार 40 आपने हमें खराब सीटें दे दी थी, जहाँ जिंदगी में कभी ना आरजेडी जीती थी ना कांग्रेस का चांस था, तो हम क्यों घटवाएं? वीआईपी चले गए, वो भी आपके खाते में चले गए, तो ये घटवाने वाला चला नहीं। अब प्लान बी क्या है? अब प्लान बी ये था कि वीआईपी को बोलो कि वीआईपी पीछे पड़े कांग्रेस के, वो प्लान बी भी फेल हो गया। प्लान सी ये था, तेजस्वी अपने जैसे कहते हैं ना, हम बता ही तो रहे थे, हम कह ही तो रहे हैं, तो उनको बोले पॉइंट ब्लैंक, तेजस्वी बोले आप लोग का जो आंकलन है आपकी पार्टी के बारे में वो सही नहीं है, थोड़ा आप लोग ज़्यादा आंक रहे हैं अपने आप को। तो कांग्रेस बोली नहीं नहीं नहीं, तो कांग्रेस की ना घटा के अब ये हो रहा है कि 130 से नीचे अगर आरजेडी जाएगी, 130 से नीचे आरजेडी जाएगी, 140 लड़ी थी, 130 से नीचे वो आती है, माले को 30 दी जाती है, माले लेफ्ट को दी जाती हैं 30 32, तो जो वीआईपी के खाते से सीटें हैं या कुछ माले के साथ अच्छी ट्यूनिंग है, उसमें आरजेडी के नेता लड़ सकते हैं। कांग्रेस को उतनी सीटें जो कांग्रेस चाह रही है वो देते हुए, जो कैंडिडेट्स सिंबल होगा वीआईपी का पर उम्मीदवार होगा आरजेडी का, तो ये फॉर्मूला वर्कआउट किया गया है कि चलो माले वीआईपी को दे दो, 30-35 वो मांग रहे हैं, तो 30-35 उसको दे दो, हम अपना कुछ कम कर लेते हैं, कांग्रेस को 60 दे देते हैं, तो आप अगर जोड़ घटा करें आप, तो लगभग 240 सीटों पे 60 सीटें 30 इधर 30 इधर, और 130 के नीचे आरजेडी और कांग्रेस को 60, तो उनका फॉर्मूला जो है लगभग तैयार है और उसका ऐलान भी हो जाएगा। बड़े बड़े दिग्गज नेता उसमें होंगे, ऑफ कोर्स तेजस्वी यादव होंगे, और दूल्हा जो है घोड़ा चढ़ेगा और सेहरा तेजस्वी के सर पर बंधेगा, जैसे कि लालू प्रसाद यादव कह रहे थे, इस बारी वो होने वाला है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव, इन लोगों के बीच कोई फोन कॉल हुआ है? सोनिया गांधी इन्वॉल्व है? नहीं, सोनिया गांधी इन्वॉल्व नहीं है। और देखिए सोनिया गांधी अब इन्वॉल्व नहीं होती हैं। अच्छा। हाँ, जनरली तौर पर जो अलायंस मैनेजमेंट है वो खड़गे साहब करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फंसता है मामला तो राहुल गांधी को इंटरवीन कराया जाता है। अगर बहुत ही ज़्यादा अगर फंस रहा होता है, जैसे 24 के आसपास कोशिश हुई कि सोनिया गांधी की ममता बनर्जी से बात करा दी, वो सब अब नहीं है। अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे चीज़ें अपने लेवल पर मैनेज कर लेते हैं। कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दिल्ली आए हैं, वो अस्पताल में थे, आप जानते हैं, तो जाहिर है उन्होंने डिप्यूट किया हुआ है लोगों को, वो लगातार बात कर रहे हैं। अगले अब क्योंकि जो ऑब्जर्वर्स गए हुए हैं वो लगातार ब्रीफ कर रहे हैं उनके ऑफिस को कि क्या चल रहा है, और
अगर कोई पेच फंसेगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे लालू प्रसाद यादव को या तेजस्वी यादव से बात करके उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो नंबर मौसमी भी बता रही हैं 60 का जो नंबर, अब इसमें +-2 आप कर सकती हैं कि 62 भी मिल सकती हैं, 58-57 भी मिल सकती हैं, लेकिन इसी के आसपास का जो आंकड़ा है वो उनको रहेगा। एक छोटा सा मैं बता दूं, CPI माले भी बहुत रेस्टलेस है उनके। मुझे एक मेरे सोर्स का फोन आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमको पहला जो ऑफर दिया गया तेजस्वी यादव की तरफ से 19 सीटों का, जो हमें पिछली बार 19 सीटें लड़ी थी, वो हम बिल्कुल खारिज करते हैं। और 30 सीटों की अब हमने एक नई लिस्ट उनको भेज दी है, रिवाइज लिस्ट, उससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए। जब वो फोन मैं फोन काट रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि जब आप ये खबर को लिखें तो ये लिखिएगा ऑल ऑप्शंस आर ओपन। अच्छा। हाँ, ये उन्होंने इस बकायदा लिखवाया कि हमारे सारे विकल्प खुले हैं, क्योंकि आपने हमको 3 सीटें दी लोकसभा के अंदर, हम तीनों सीटें जीत गए। हम 19 सीटें विधानसभा में लड़े, 12 जीत गए। उसके बाद भी अगर आप हमको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं तो ये उन्होंने कहा कि एक्सेप्टेबल नहीं है। और एंड ऑल ऑप्शंस आर ओपन एज फार एज CPI-ML इज कंसर्न। तो CPI-ML भी आप ये बहुत हार्ड बार्गेनिंग कर रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है। जितेंद्र जी, ऐसे अंदर के किस्से जो आप दूर से दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं सीट शेयरिंग को लेकर। शीट शेयरिंग में तो मैं सोच रहा हूँ कि NDA का एक हमारे पास जानकारी है, अगर उसको आप चाहिए तो लॉक कर सकते हैं। अच्छा, लॉक कर दिया जाए, किया जाए। और उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि JDU जो है वो बिहार में बड़े भाई के तौर पर रहना चाहती है 103 सीटें। ठीक है, आज इसको लॉक कर दिया जाए, हो सकता है ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाए। ब्रेकिंग न्यूज। BJP 102, LJP 23 सीटें। ठीक है, यूज बोल रहे हैं 26 ज्यादा 23। हम पार्टी को 8 सीटें और RLM को 7 सीटें। इसको अगर आप लॉक कर दिया जाए शीट शेयरिंग को लेकर के, तो मुझे लगता है कि जब अनाउंसमेंट होगा यही होगा, तो यही होगा। और उसके बाद उस समय की ब्रेकिंग न्यूज अभी दे रहा हूँ। बीजेपी को कितना दिया आपने? कितना? 102। बीजेपी को 102। 102। देखिए इसमें ये हो सकता पारा क्या है? इसमें यही हो सकता है कि बीजेपी की सीट थोड़ी सी कम हो जाए और एलजेपी की बढ़ जाए। कारण एलजेपी का गठबंधन बीजेपी के साथ है, जेडीयू के साथ नहीं है। नहीं, जेडीयू तो 103 वो अपने पे अपने लिए आप बड़े भाई इधर के उधर तौर की बात नहीं पर। करिए, आप अपना क्लेम ठोकिए। एग्जैक्ट मैंने बताया ना, आप एग्जैक्ट लाइन है। बताइए। सही बताइए, अपना बताइए नंबर बताइए। exact। इनका 23 है, हाँ, 27 मेरा है। 27 एलजेपी, 27 LJP और बाकियों का पूरा बताइए आप। बीजेपी मतलब देखिए 27 95 अगर पे जाएगी। एलजेपी का हो जाता है हाँ। तो बीजेपी की कोशिश रहेगी कि जीतनराम मांझी की सीट थोड़ी कम कर दी जाए। ठीक है। क्यों? क्योंकि जीतनराम मांझी रेडी हैं ये कहने के लिए, अगर आप हमें चुनाव नहीं लड़वाते हैं तो हम एनडीए के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वोट करने के लिए तैयार हैं। तो जीतनराम मांझी की सीटें कम हो सकती हैं, उनको क्या मना आप लेगी ये बीजेपी। कैसे मनाएंगे उनको उनको? मना लेगी बीजेपी। अच्छा, वो आसान है लेगी। उनको मनाना। ठीक है, उनको तो आप बनाना। बताइए बीजेपी की 95, नहीं 95 नहीं, बीजेपी 100 से 98 कम नहीं लड़ेगी। 100 से कम बीजेपी नहीं लड़ेगी। बीजेपी 100, एलजेपी 27, 127 हो गया। 127 हो गया। 100 102 आप 102 आप लगाइए जेडीयू का। ठीक है, तो 227। 227 और 2 ऐड कर दीजिए, 229। अब जो बाकी सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी उपेंद्र कुशवाहा और मांझी। जीतनराम मांझी में। तो 24 सीटें बचती हैं। तो वो 24 सीटें नहीं बचती ना, 243 है। 243 हैं, हाँ। 24 बचे। 24 बचती हैं सीटें, वो कुशवाहा और मांझी में बढ़ जाएंगी। तो 12 सीटें बता रही फिर आप। बराबर। तो ये आप जितनी भी गणित Zero। बता रहे हैं ना, हाँ। ये हमारे फार्मूले में फिट नहीं हो रही है। तो वो वाला जो फार्मूला मैंने मतलब कुल बताया मिलाकर आप exact दोनों में से वही एक ही सही चलेगा। साबित होगा। मैं एक साबित बताऊं, होगा। सही। देखिए तो बीजेपी और आप एलजेपी देख का लेना। जेडीयू 103, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जेडीयू बड़े भाई के रोल में चुनाव लड़ेगी। बीजेपी भी लेकिन कम नहीं जाती। बीजेपी 100 से नीचे बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि बीजेपी मैं बता दूं, बेशक जेडीयू बड़े भाई के तौर पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। बड़े भाई की तरह लड़ाना नहीं ये चाहती तो है उसको। खुलासा आप हाँ, कर कोशिश रहे है। हैं। है वाइट पूरी थ्योरी कोशिश जो है। है उसमें ये बड़ी बात बोल रहा है पीयूष। ये बीजेपी मना कर देगी या हम अगर कोई इनसे बात करने जाएगा तो मना कर देगी। पूरी कोशिश यही चल रही है कि इस बार मुख्यमंत्री अगर कोई बने बिहार का तो वो बीजेपी का हो।
जो आंकड़ों की बात आप क्योंकि बताइए। ये सपना है बीजेपी का कि बिहार में उनका अपना एक मुख्यमंत्री हो, और कई सालों से इस बात की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अच्छा, अब जीतने की बात कर लेते हैं, कौन जीतेगा? हाँ चलिए, कौन जीतेगा? आपसे पूछ रही है ऐश्वर्या। कितना बताओ आंकड़ा आपके हिसाब से क्या है? मैंने सही कहा ना शेयर है। आंकड़ा, देखिए कांग्रेस जो है वो 60 के आसपास लड़ेगी +-2। 19 सीटें का ऑफर बिल्कुल मंजूर नहीं है CPI-ML को, तो वो आप उसको बाहर निकाल दीजिए। तो मेरे हिसाब से 30 वो मांग रहे हैं, 25-26 के आसपास वो लोग अकोमोडेट होंगे। ठीक है, 85 दो सीटें JMM को दी जा रही हैं। ठीक है, 87। 2 सीटें, एक पार्टी का नाम मैं भूल रहा हूँ, IP गुप्ता नाम है क्या उनका, अगर कोई जानता हो तो। IP गुप्ता है ना, पान ततुआ करके उनका एक शायद पार्टी है। 89। हाँ, 89। उसके बाद और कौन बचा? मुकेश सहनी साहब। वो सब जो बचेगा वो सब उनको दे दूंगा मैं। मुकेश सहनी के आस मुझे, अब वो 60 सीट मांग रहे हैं, वो लगातार पोस्टरिंग कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उनको 60 सीटें मिलेंगी। मुझे लगता है कि वो 25 के 30 के आसपास उनको कोई सीटें मिलेंगी। और पिछली बारी सबसे बड़ी पार्टी RJD थी, इस बार भी सबसे ज्यादा सीटों के साथ में RJD 100 से ऊपर चुनाव लड़ेगी। 119 हो गया, तो मतलब कि आप कह रहे हैं कि अभी 120 सीटें कुछ है। नहीं, उसके अलावा CPI-ML के अलावा CPI-M को भी सीट दी जाती हैं, कुछ 6 सीट दी जाती हैं। तो ये तमाम लोगों को लगा के मुझे लगता है कि 110 के आसपास RJD को। मुझे नहीं लगता कि इतनी नीचे जाएगी RJD, पर कुछ भी हो सकता है। ये तो खुला खेल फरुक्काबाजी है। इसमें नए पार्टनर्स को, आपको पशुपति पारस को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। तो कांग्रेस भी अपनी सीट्स कम कर रही है, तो जाहिर है RJD को भी अपनी सीट्स कम करनी पड़ेगी, तभी ये नए लोग अकोमोडेट होंगे। जो मेरे पास आंकड़ा है NDA का इस समय, बहुत ही देर रात फोन कर करके जो निकाला गया है, BJP 100, JDU 101। ये एक जो बड़ा है, ये वो बड़े भाई का जो रोल है उसके लिए। भाई बड़ा CM कोई और। कुशवाहा वही है ना, हमको कहा था तुम तो भाई हो। कुशवाहा 8, लेकिन कम हो के 7 भी हो सकता है। कुशवाहा जी को मतलब ऐसा है कि 7-8 में वो खुश हैं, ठीक है, चलेगा उन्हें। LJP मैक्सिमम हमको बताया गया है 26, लेकिन लॉक किया जाएगा उनको 24 पे। मैक्सिमम हुआ, बहुत ज्यादा हैगिल हुआ तो फिर 26। मांझी 10, इससे कम होके 9 हो सकता है। तो हमारे पास जो आंकड़ा है वो आपने जो ये बताया, लेकिन जो मैंने भविष्य देख करके बता दिया दिव्य दिव्य दृष्टि से, उसमें जो ये है, इसको एक बार अगर चिराग 26 बताया ना LJP, एक बार फिर से ये लॉक कर दिया जाए। सीक्रेट लोकेशन से ये मिली। सीक्रेट लोकेशन से ये मिला है। JDU 103, BJP 102, LJP 23। दोबारा कहता हूँ, LJP 23। अच्छा, सबसे कम LJP को यही दे रहे हैं। हम HAM हम 8 और RLM 7। अगर इसको लॉक कर दिया जाए तो मुझे ये लग रहा है कि इतनी ही सीटें, जब सीट शेयरिंग होगा, बंटवारा होगा, तो उस दौरान सबको दिया जाएगा। टोटल 243 हो रहा है। चलिए अंकित, आप ये सब लिख लीजिए, क्योंकि जो हारेगा तो खाना जो है, चाय तो नहीं, उस दिन कुछ स्नैक्स वगैरह उसी के मत्थे होगा। और क्या, कुछ तो भाई, कुछ तो स्टेज पे आज रखें तक हम। तो रिपोर्टर्स अफेयर में अंकित ने ना चाय पिलाई, वो नहीं सॉरी, चाय पिलाई, अंकित कुछ तो खिलाया पिलाया है नहीं। चाय, लेकिन समोसे पे चर्चा हो गई, कितनी चर्चाएं हो गई। नहीं, कोई ना अंकित खाने तुम को नोट करो। अंकित हमारे प्रोड्यूसर हैं, वो देखिए ये सब नोट 14 कर रहे हैं। नवंबर को नतीजे आ रहे हैं। हाँ, उस दिन चाचा नेहरू का जन्मदिन है। जन्मदिन मनाया जाता है जी। तो उस दिन कौन बनेगा चाचा, कौन बनेगा फूफा, और कौन बनेगा कौन भैया। बनेगी, कौन बनेगा बुआ, पता कौन चलेगा। बनेगी बुआ, कौन बनेगी नाराज मौसी, सब पता चलेगा। ये बहुत चाचा इंपॉर्टेंट है। 14 को चचा आ रहे हैं कि चचा जा रहे हैं, ये क्लैरिटी मिल जाएगी। लास्ट सेगमेंट जो करते हैं वो है वाइल्ड थ्योरीज। जी, एकदम वाइल्ड, जो आप लोगों ने सुनी है, जो आप लोगों को पता चला है। जितेंद्र जी, कोई ऐसी वाइल्ड थ्योरी जो आपने सुनी है? आपने तो आंकड़ा एकदम बता दिया है कि इसको लॉक कर दीजिए। क्या वाइल्ड थ्योरी है बिहार इलेक्शन की? एक चीज इम्पोर्टेंट जो है, तेज प्रताप यादव को लेकर के ये लगातार चर्चा चल रही है कि 2019 में उन्होंने जहानाबाद एक सीट थी, वो RJD में थे, उस दौरान भी विधायक, उसके लिए वो विधायक थे, पार्टी में बने हुए थे, लेकिन उनका पहले से ही फितरत रही
उनकी ये फितरत रही है कि अपनी पार्टी से अलग काम करना। तो उन्होंने निर्दलीय एक सांसद को उस दौरान भी अपनी ही पार्टी के अंदर दिक्कत खड़ी करने के लिए खड़ा कर दिया। उनका आदमी था, चंद्र प्रकाश नाम था उनका, उनको खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद वहाँ नुकसान किसको हुआ? वहाँ नुकसान जो जेडीयू का कैंडिडेट जीत गया, आरजेडी को जो है नुकसान हो गया। कुछ इसी तरीके की स्थिति दिखाई पड़ रही है। ऐसी चर्चा हर जगह चल रही है कि जहाँ जहाँ ये आरजेडी है वहाँ अपने कैंडिडेट को ये कोशिश कर रहे हैं, खड़ी कर रहे हैं, और इसके पीछे जो है इनको बाकायदे हवा दी जा रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हवा बड़े लीडर्स और ये सब दे रहे हैं, और उसके द्वारा जो है इनके पास बाकायदे फंडिंग भी पहुंच रही है। और ये कोशिश ये है कि परिवार में परिवार वर्सेस परिवार जो होता है ना, उस तरीके की कंडीशन पैदा हो जाए। और वही चीज़ दिखाई पड़ रहा है। जैसा जहानाबाद में हुआ था, ऐसे करीब 15 से 20 सीटें जो हैं वहां पर आरजेडी को नुकसान होने वाला है। यादव वर्सेस यादव होगा, और उसमें ये वोट काटने का काम करे। मौसमी वाइल्ड थ्योरी। देखिए, मेरी वाइल्ड थ्योरी ये है, और ये वाइल्ड मतलब कि ये थ्योरी सही हो जाएगी, हो सकती है, भविष्यवाणी ये है। कहते हैं ना कि हम अंजुमन में हर तरफ देखते रहे और अपनी तरह मुझे कोई अकेला नहीं मिला। तो राघवपुर की जो हॉट सीट है उसमें प्रशांत किशोर जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव वो हॉट सीट में खड़े होंगे, 2 सीटों से उनका नाम चल रहा है। मधुबनी से भी वो फुलपरास या कोई और सीट से लड़ सकते हैं, पर वो हॉट सीट राघवपुर तो है ही है। वहाँ से प्रशांत किशोर, अभी उनकी कैंपेन शुरू होने वाली है जो दूसरे चरण की है, और दोनों दिग्गजों का क्लैश ऑफ टाइटन्स वहाँ पे होगा। ये वाइल्ड थ्योरी नहीं है, ये तो सबको पता है। वाइल्ड थ्योरी इसमें ये है कि अगर नतीजों के बाद जो सियासी समीकरण बनते हैं उसमें किंग मेकर प्रशांत किशोर वाकई होते हैं, तो क्या विपक्ष के साथ प्रशांत किशोर हाथ मिलाएंगे? और तेजस्वी यादव, अगर प्रशांत किशोर उनको हरा देते हैं राघवपुर से, जैसे ममता दीदी के साथ हुआ, तो तेजस्वी यादव राघवपुर की हार के बाद भी प्रशांत किशोर को एक्सेप्ट करेंगे, वो सीएम होंगे और राघवपुर से प्रशांत से हारे हुए होंगे। हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। प्रशांत किशोर माइक्रो मैनेज कर सकते हैं और तेजस्वी का ध्यान सब जगह हो सकता है, और वो राघवपुर हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। पॉलिटिक्स, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। इट्स अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। 1 मिनट में दुश्मन और 1 मिनट में दोस्त। पीयूष, वाइल्ड थ्योरी। वाइल्ड थ्योरी यही है कि चुनाव का ऐलान हो गया है। मेरे को तो ये लगता है कि कई सारे सांसद जो है एलजेपी के, वो तैयारी करें विधानसभा चुनाव लड़ने की। पूछा हमने तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा आप कैसे रूल आउट कर सकते हैं कि सांसद चुनाव लड़े। चिराग पासवान भी शाहबाद रीजन से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो एक जगह से चुनाव लड़ेंगे। उनकी तैयारी, जैसा वो कह रहे हैं कि 243 सीटों पर है, उनका ये मानना है कि सभी सीटों पर पासवान वोटर अत्यधिक संख्या में है। हो सकता है कोई नॉर्थ और साउथ बिहार से ऐसी कोई 2 सीटें पकड़ लें, क्योंकि उनका पूरा आकलन रहेगा, पूरा टारगेट रहेगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड को लेकर, कि सबको एक साथ चलना, सबको एक साथ लेके चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट उनको मिले। तो चिराग पासवान चुनाव लड़े तो शाहबाद रीजन से भी लड़ सकते हैं, और हो सकता है कि किसी और रीजन से भी चुनाव लड़े। ऐश्वर्या, इसका हाल ये है कि अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला। जिस चिराग में जान होगी वो चिराग रह जाएगा। चिराग स्पेशलिस्ट हो गया। वाह 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 वाह! अरे दाद दीजिए, 4 शेर हम पढ़ चुके हैं। क्या यहाँ इसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है? दाद दीजिए, दाद दीजिए। आप जिस चिराग की बात कर रहे हैं, लालटेन तो है आरजेडी के पास, लेकिन चिराग जो है बीजेपी की तरफ। लेकिन चिराग जलता लालटेन में ही है ना। वाह राहुल, ये और थ्योरी बता रहे हैं। और थ्योरी बता रहा है। चिराग, ये बोला दोनों चिराग पलटी मार के यहाँ तो नहीं आ जाएंगे। नहीं, बिहार के लड़के यूपी के लड़के थे, ये बिहार के लड़के हो जाएंगे। हाँ, नहीं, मेरी थ्योरी तो इतनी वाइल्ड है कि उसको जंगल में रखना चाहिए। बताओ। पता नहीं, हम 3-4 पत्रकार खाना खाने के लिए जा रहे थे मंडी हाउस, तब उस गाड़ी में चर्चा हुई तो किसी ने कहा कि आप देखना
जो तेजस्वी यादव है दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे और 2 में से फिर एक से इस्तीफा जाहिर है देना ही पड़ेगा और फिर वो अपनी वाइफ को चुनाव लड़वाएंगे, ठीक है, और फिर अपनी वाइफ को सीएम बनाएंगे, ताकि जो उनके ऊपर बार बार ये कहा जाता है कि आरजेडी में वो पढ़े, क्योंकि उनकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव पे बहुत सारे केसेस भी पेंडिंग हैं, आप जानती हैं, उनका कोर्ट में लगातार हियरिंग्स चल रही हैं, केस आ रहा है उनका। तो हेमंत सोरेन आपको याद है, हेमंत सोरेन को एक समय पर इस्तीफा देना पड़ा था और फिर उन्होंने चंपई सोरेन को सीएम बनाया था और फिर बाद में वो दोबारा रीइंस्टेट हुए। उन्होंने बाद में चंपई सोरेन छोड़कर बीजेपी भी चले गए। तो कुल मिलाकर कि इस बारी अगर ऐसी नौबत आए तो वो प्रिपेयर्ड रहे। राहुल की थ्योरी इतनी वाइल्ड है कि चंपारण के जंगल में छोड़नी पड़ेगी। और दूसरे याद आ जा रहा है ऐश्वर्या, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हम सब लोग जो है वहीं मिलेंगे, पटना में, कोई चंपारण में, कोई मधुबनी में, सारा लिट्टी चोखा, सारा मटन बाटी, मछली भात खत्म कर चंपारण मटन चंपारण मटन। नहीं, मौसमी तो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर मैंने देखा है क्या? मटन बनाने की। अच्छा, मटन बनाने बनाने की। इंस्पायर्ड बाय चंपारण। वाइल्ड थ्योरी, मैं अपनी वाइल्ड थ्योरी देती हूँ। ऐश्वर्या ने बहुत कम बोला है इस बार, नीतीश क्यों कुमार अपने तक कम बोला भाई? मॉडरेट कर रहे थे ना मौसमी, इसलिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, बट क्या नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल इस समय है। हाँ, क्योंकि वोट तो शायद थोड़ा सा सिंपैथी पे मिल जाए कि नहीं भाई नीतीश कुमार हैं, बट एक बहुत तगड़ी वाइल्ड थ्योरी ये है कि शायद नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, भले ही एनडीए जीते, भले ही गठबंधन जीते। ये एक वाइल्ड थ्योरी कॉरिडोर्स के अंदर चल रही है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद हो सकता है सच हो जाए ये सच। इसीलिए तो बीजेपी कोशिश में अपना मुख्यमंत्री बनाने की। कहीं ना नहीं, कहीं ये चल रहा दूसरी है। थ्योरी दे रहा है, पर आपको क्या लगता है कि नीतीश नहीं होंगे तो जेडीयू का ही सीएम होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोशिश इस बार की जा रही है वो ये है कि बाकी स्टेट्स के अंदर जिस तरीके से हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का मानना है कि कुछ सीटों पे तो हमें ही जितवाना पड़ेगा, तो अगर हमें ही जितवाना पड़ेगा बाकियों को देने के बाद भी, तो हमें फिर वो रोल अदा करना चाहिए। हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन रही है कि चुनाव नेतृत्व में तो नीतीश कुमार के ही लड़ा जाएगा, लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री रहेंगे, थोड़ा सा इस पे इस समय तो डाउट जैसे है। महाराष्ट्र में हुआ था, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, से उस होगा। तरीके से हो सकता ब्रेकिंग है। न्यूज आपने यहाँ से बताया, हो सकता है। और ये चुनाव के रिजल्ट आने के बाद सभी लोग फॉलो करेंगे। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज बताया, पीयूष का व्रत है, इसलिए पीयूष को पानी भी नहीं पी रहा है पीयूष, तो इसलिए पीयूष को हम लोग को विदा कहना है। तो हम वाइल्ड थ्योरीज आपको बता चुके हैं, कुछ तो इतनी वाइल्ड हैं राहुल की कि मतलब उन्हें जंगल में ही छोड़ दिया जाए। हमारी कुछ कुछ जो है सुखबुगाहट जो हमें समझ आती है कॉरिडोर से, वो है। मौसमी भी जो कह रही हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि पीके वाकई में किंग मेकर का रोल अदा कर दें और चीज़ें एकदम बदल जाएं, इधर आ जाएं एकदम ही। अब हम पढ़ेंगे आप लोगों के कमेंट्स, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग हमें कितना पसंद करते हैं ये कमेंट्स के थ्रू हमें पता चलता है। देखिए, शुरुआत करेंगे गुरप्रीत शरण जी से। उन्होंने हमें लिखा है, वेरी गुड जॉब गाइस, ऑलवेज लिसनिंग टू यू फ्रॉम कैनेडा। थैंक यू वेरी मच गुरप्रीत जी। स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू एंड योर करेज। थैंक यू। सूरज पांडे जी लिखते हैं, मौसमी सिंह जी एंड पीयूष जी अगर नहीं रहेंगे तो पॉडकास्ट ही नहीं सुनेंगे। थैंक यू। नहीं लड़ेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। मेहंदी ऐसी लगाई है हमने, ठीक है, ज्यादा मत बोला करो। हाँ, मौसमी सिंह जी, पीयूष जी नहीं रहेंगे तो हम पॉडकास्ट नहीं सुनेंगे, ये सूरज पांडे जी ने लिखा है। थैंक यू पांडे जी। अभिषेक श्रीवास्तव जी ने लिखा है, रिपोर्टर्स ऑफिस के एंकर्स को नमस्कार। आपको भी नमस्कार। आपका शो सुना, हमेशा देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं आज तक और इंडिया टुडे दोनों चैनल्स देखता हूँ, इसीलिए जब भी ऐश्वर्या जी, मंजीत जी, पीयूष, अमित भारद्वाज, इन दोनों को सुनता हूँ तो मुझे समझ आता है कि कितनी जानकारी ये लोग देते हैं। बहुत अच्छा भी लगता है और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। धन्यवाद। नवंबर मैन इन्होंने लिखा है, तमाम जितनी भी बातें हैं उसके बावजूद दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं आप लोग, और ये शो मैं इसीलिए देखता हूँ, मुझे ये शो बहुत पसंद है। मौसमी ग्राउंड से बहुत मेहनत करती हैं और काफ़ी वर्षों से कर रही हैं, आपको सलाम मेरा। शुक्रिया, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। गणेश चौधरी जी ने लिखा है, आज तक का ये पॉडकास्ट है, ये वर्चुअल पत्रकारों के लिए एक अनूठा प्रयास है। इस कार्यक्रम में ज़मीन से जुड़े पत्रकार राजनीति की खबरें लाके हमें देते हैं। आज में ये बहुत निष्पक्ष हैं और हमें बताते हैं कि वाकई में क्या चल रहा है। आपके पॉडकास्ट में कमी को पूरा करेंगे। मेरी धारणा यह है कि आप लोग ये बताइए कि किस तरीके से जो लोग राजनीति में हैं उनको किस तरीके से राजनीति के बारे में पता चले, ये आप लोगों का पॉडकास्ट हमें बताता है।
अनिल जी ने लिखा है ये पॉडकास्ट एपिसोड भारतीय राजनीति खासकर बिहार चुनाव की राजनीति को बहुत दिलचस्प बनाता है। हमें पीछे की बातें पता चलती हैं। आप लोग ऑफ एयर यानी कि पर्दे के पीछे की जो बातें हैं वो हमें बताते हैं। ये जो दाव पेच हैं ये बहुत आम भाषा के अंदर आप लोग हमें समझा देते हैं, इसके लिए धन्यवाद। सुमन सरकार लिखते हैं कि ये शो बहुत खराब है, मैं इसका एडिक्ट हो चुका हूँ। अच्छा। जब भी ये शो आता है तो मैं अपने जरूरी काम छोड़कर पहले इसको देखता हूँ, जब तक देख नहीं लेता तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। वाह, सुमन वाह, जी वाह, Thank you. थैंक यू थैंक यू। एक बोले थे कि उनकी ट्रेनिंग में सो गई थी देखते देखते। एक बोलते ट्रेन में सो गए थे। स्टेशन एक और की होने वाली है। एक और क्यों नहीं, तुम्हारी ट्रेन तुम्हारी ट्रेन हम छुड़वाएंगे नहीं पीयूष। जल्दी, हाँ। ये आप लोगों को हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, वो चीजें जो आप हमसे जानना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको किसी नेता के बारे में कुछ जानना हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ जानना हो। अगर आप हमें कमेंट्स में बताएंगे तो हम कमेंट्स पढ़ेंगे और उसके बारे में हम आपको जवाब जरूर देंगे। राहुल गौतम, पीयूष मिश्रा, जितेंद्र बहादुर, मौसमी सिंह, ऐश्वर्या पालीवाल, हम सब आपके लिए ये एपिसोड लेके आए। आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा ये जो कैमरा आपको दिख रहा है इसके पीछे एक सिंहासन जैसी कुर्सी है, उसकी फ़ोटो खींच के हम ज़रूर डालेंगे। उसके ऊपर अंकित बैठे हैं जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं अब, लेकिन अब जब इसकी कटाई छटाई और एडिटिंग करेंगे तो हम सब लोगों को हम पे बहुत नाराज़ होंगे कि ये आपने क्यों बोला, वो आपने क्यों बोला। हम अगले एपिसोड के अंदर आपको बताएंगे किस तरीके से बिहार की राजनीति में क्या क्या चल रहा है। आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें आज तक रेडियो पे, और आप हमें सुन भी सकते हैं स्पॉटिफाई पे। मैं ऐश्वर्या पालीवाल, नमस्कार। रिपोर्टर्स ऑफ